नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। यह हमारा रिवीजन का 17 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने 16 लेक्चर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये तीनों सब्जेक्ट के जो डेट वाइज हमारे चैप्टर्स थे उसको हमने कंप्लीट किया था। तो आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी से शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी की रिवीजन देखते हैं आज की, उसके बाद हिस्ट्री की, उसके बाद पॉलिटी की। तो चलिए देखो, ज्योग्राफी में हमने जो फंडामेंटल ज्योग्राफी उसको ख़त्म कर दिया था, जियोमॉर्फोलॉजी जो है इसको स्टार्ट किया था। और जियोमॉर्फोलॉजी में प्रीवियस लेक्चर तक हमने ये जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर से लेके जियोसिंक्लाइन, ये परसों के लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट किया था। और आज का जो लेक्चर है उसमें हमें ये देखना है नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट। यहाँ से हमें शुरुआत करनी, समझ गए। यहाँ पे देखिए, आज जो हमें आज की डेट कितनी है, आज की डेट के हिसाब से हमें कहा गया वोल्केनिज्म। ये देखो, वोल्केनिज्म को आज की डेट में हमें ख़त्म करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोल्केनिज्म से। यहाँ पे देखिए, ये जो नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट मतलब क्या होता है पता है क्या? जो नेचुरल आपदा होती ना, हम जिसको बोलते हैं नैसर्गिक आपत्ति, समझ गए। जो नेचुरल इवेंट कैटास्ट्रोफिक मतलब क्या? नेचुरल ऐसे इवेंट जो पूरा डिजास्टर कर देते हैं, जैसे वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, सुनामी। ये मैन मेड नहीं, ये नेचुरली। और भी नेचुरल इवेंट्स है, जैसे कि नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स जैसे कि साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट। ये सारे के सारे जो है ना, ये हम क्लाइमेटोलॉजी वाले चैप्टर में देखने वाले। फिलहाल जियोमॉर्फोलॉजी में 3 ही देखने वाले, क्योंकि ये इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो वोल्केनिज्म से शुरुआत करते हैं। वोल्केनिज्म क्या होता है? वोल्केनिज्म एक लैंड फॉर्म है एसोसिएटेड विद वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी से रिलेटेड लैंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या? एक प्लेन ज़मीन होती है, उस ज़मीन पे ऊपर नीचे से अर्थ के अंदर कुछ जो टेम्परेचर है, प्रेशर, जो अर्थ के अंदर जो रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंसेज है, उसकी वजह से अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और कुछ कारण की वजह से अर्थ का क्रस्ट ब्रेक होके ये सारा का सारा अंदर का जो मटेरियल है, ये जो मैग्मा है, वो बाहर आ जाता है और पूरा वो लावा फैल जाता है और उससे एक लेयर बन जाती है ऊपर की, समझ गए। उससे माउंटेन भी बन सकता है, प्लेटो भी बन सकता है, बट जो भी आता है और उससे एक लैंड फॉर्म बनता है। तो वोल्केनिज्म क्या है? वोल्केनिज्म एक वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बना हुआ लैंड फॉर्म है। ये क्या है? कंप्लीट सीक्वेंस एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड मूवमेंट ऑफ मैग्मा एंड क्रिएशन ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वोल्केनिज्म क्या है? इस सीक्वेंस एक प्रोसेस है कि मैग्मा का क्रिएट होना, ऊपर आना और उसका फैल जाना और उससे वोल्केनिक लैंडफॉर्म बनना। वोल्केनिज्म इज नॉट रैंडम। वोल्केनिज्म रैंडम नहीं है। इट हैज़ मैकेनिज्म ऑफ ऑकरेंस, मतलब ऐसे अचानक से कहीं भी नहीं आता। उसका एक ऑकरेंस का मतलब नीचे, अर्थ के नीचे कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है, उसके तहत वो ऊपर आता है। ऐसे अचानक से वोल्केनिज्म आता नहीं, रैंडम नहीं वो, समझ गया आप। उसकी कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत आता है वो। उसके बाद जो रॉक बनती है वोल्केनिज्म से, उसको इग्निशियस रॉक बोलते हैं। और उसको इग्निशियस रॉक के 2 टाइप है, प्लूटोनिक और वोल्केनिक एक्टिविटी से जो बनती है। इधर प्लूटोनिक और वोल्केनिक एक्टिविटी से 2 टाइप से जो बनती है रॉक, उसको इग्निशियस रॉक बोलते हैं। ये हमने टाइप ऑफ रॉक वाला जो चैप्टर था हमारा ज्योग्राफी का, उसमें देखा था। इग्निशियस रॉक मतलब क्या? जो रॉक अर्थ के अंदर से बाहर आ रही है और वो अर्थ के ऊपर फैल रही है, अर्थ के अंदर से बाहर आ रही है और फैल रही है और वो ठंडी हो रही है, उसको बोलते हैं इग्निशियस रॉक, जो अंदर से आती है बाहर। उसके बाद आगे मैकेनिज्म ऑफ ऑकरेंसेस एंड कॉजेस एंड रीजंस। वोल्केनिज्म कैसे आता है? देखो, ऑकरेंसेस कहाँ पे आता है? सबसे पहले क्या है? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर का ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। रिंग ऑफ फायर मतलब क्या? देखो, यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया है, इधर ऐसे बांग्लादेश है, इधर श्रीलंका है, इधर ये समझ रहे ऐसे, इधर चाइना है, उसके बाद इधर जापान है, समझ गए, इधर ये फिलीपाइन है। अब ये यहाँ पे इंडियन ओशन है, बट ये और यहाँ पे यूएस है डायरेक्ट, यहाँ पे ऊपर रशिया है, रशिया समझ रहे क्या? यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट जाती है और ये अलास्का है। तो ये नीचे से लेके ये पूरा जो पैसिफिक ओशन है नहीं, ये इधर इंडियन ओशन है और इधर अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। बीच वाला जो पूरा ये पोर्शन है ना, इस पोर्शन को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। और यहाँ पे सबसे बड़े कांड होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा वोल्केनिज्म वहाँ पे है। देखो ये वाला, इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, यहाँ पे एशिया है। ये जो पूरा बीच में वाला पैसिफिक ओशन वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, समझ गया आप। और दूसरा कहाँ पे आता है? मिड ओशनिक रीज। इसको हमने प्लेट टेक्टोनिक वाले चैप्टर में देखा था। मिड ओशनिक रीज में मतलब क्या होता है? जो डाइवर्जन ऑफ प्लेट बाउंड्री होती है, 2 प्लेट बाउंड्री एक दूसरे से जब समंदर के अंदर, नीचे समंदर है, ओशन के नीचे जो 2 ओशनिक प्लेट्स हैं, वो जब डाइवर्ज होती है, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उसके वजह से क्या होता है? ऊपर वाली क्रस्ट ब्रेक होती है और उससे मैग्मा ऊपर आता है और फैल जाता है पूरा, उससे एक रिज बनती है, उसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। उस टाइम पे भी क्या होता है? वोल्केनिज्म भी होता है एक्चुअली। वो जो लावा बाहर आ रहा है, मैग्मा बाहर आ रहा है, उसको वो भी एक वोल्केनो एक टाइप का। उसके बाद क्या है? मेडिटेरियन ओशन। आपको पता होगा मेडिटेरियन ओशन जो है उसके साइड में देखो, यहाँ पे ये मेडिटेरियन ओशन है, समझ गए आप। ये मिडिल ईस्ट और वहाँ पे आधा यूरोप और आधा मतलब मिडिल ईस्ट के पास है वो।
तो ये जो ओशन है मेडिटेरियन ओशन, देखो ये वाला ओशन, इसके साइड में भी बहुत वोल्केनिज्म आते रहते हैं क्योंकि इसके नीचे भी एक्टिव प्लेट है। और चौथी चीज़ जो है उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट वोल्केनो। हॉटस्पॉट वोल्केनो मतलब क्या, देखो ये इमेज देख रहे हो आप, इस इमेज में देखो ये ऊपर पूरा लैंड है, नीचे ना अंदर अर्थ के अंदर कुछ तो एक मतलब अर्थ के अंदर से लावा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ तक आ गया। बाद में वो फैलते फैलते ऊपर एक पाइप बन गया, फॉर एग्जांपल अर्थ के अंदर से एक पाइप बन गया, जैसे कि ये लैंड मास है, अर्थ के अंदर से एक पाइप बन गया, पाइप से यहाँ पे लावा ये बाहर आ रहा है, यहाँ से लावा कंटिन्यूसली और यहाँ पे फैल रहा है। बाद में क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये अर्थ यहाँ से खिसक गई, समझ गई, ये जो लैंड मास यहाँ पे खिसक गया। अब क्या हो जाएगा फिर, ये लैंड मास तो यहाँ पे चला गया, देखो यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे था और यहाँ पे वो जो लावा बाहर आया था, इधर से जो लावा बाहर आया था वो यहाँ पे चला गया अभी। फिर यहाँ से वापस वो वहाँ पे होल कर देगा और वापस लैंड वहाँ से लावा बात आता रहेगा, तो वापस आगे जाएगा, ये लैंड मास खिसकेगी। अगर ऊपर वाला लैंड मास जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से, जो अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि प्लेट की डाइवर्जन और कन्वर्जन की वजह से एक दूसरे प्लेट मतलब ऊपर वाला जो लैंड मास है वो दूर जाता है, तो दूर गया वापस से, तो वो वापस क्या हो जाएगा, वापस पहला वाला इधर था उसने होल से निकला हुआ लावा, दूसरा वाला इधर, अब तीसरा वापस यहाँ पे होल मार देगा, वापस लावा निकला। ऐसा करते करते वो सीरीज ऑफ आइलैंड बनाता है, उसको बोलते हैं वॉल्केनिक एक्ट, समझ गए, हॉटस्पॉट वॉल्केनो। ऐसा भी वॉल्केनो आता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि मैकेनिज्म ऑफ वॉल्केनो हमने देख लिया। अब क्वेश्चन आएगा इंडिया में कौन से वॉल्केनो है। देखो मेन जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है ना, पेनिनसुला मतलब ये वाला, इसको पेनिनसुला बोलते हैं ऐसे कि जिसके तीनों साइड से पानी, ये जो हमारा पेनिनसुला है ना, इस पर कोई वॉल्केनो नहीं इंडियन पेनिनसुला में। पर इंडिया के पास जो ये देखो यहाँ पे ये जो अंडमान निकोबार है ना, वहाँ पे 2 एक्टिव वॉल्केनो है, एक है बैरन आइलैंड और दूसरा है नारकोंडम आइलैंड। तो बैरन आइलैंड जो है ना, ये नॉर्थ ईस्ट साइड पे, पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ ईस्ट साइड, इस साइड पे पोर्ट नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली इस साइड पे, ये फॉर एग्जाम्पल पोर्ट ब्लेयर ना इस साइड पे, और जो बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड इस साइड पे जो नॉर्थ ईस्ट साइड पे, और जो नारकोंडम है वो देखो यहाँ पे लिया है नॉर्थ ईस्ट साइड पे, ये भी 150 किलोमीटर इन किसके बैरन आइलैंड के, बैरन आइलैंड के 150 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में ये है, और बैरन आइलैंड जो है वो पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ ईस्ट में 135 किलोमीटर है, समझ गए आप। तो क्वेश्चन आएगा इंडिया में कौन से 2 एक्टिव वॉल्केनो है, तो इंडिया का जो अंडमान निकोबार है वहाँ पे नारकोंडम और बैरन आइलैंड, ऐसे 2 एक्टिव वॉल्केनो है। उसके बाद ये करंट अफेयर का मैं आया था लास्ट ईयर क्वेश्चन में, करंट अफेयर में आया था इसलिए मैंने ये स्लाइड डाल दी, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्वेश्चन, मतलब न्यूज़ ये थी, एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडोनेशिया माउंट अगंग हैज़ इरप्टेड अगेन। मतलब एक्टिव वॉल्केनो क्या, एक वॉल्केनो था जो बुझा हुआ था वापस एक्टिव हो गया, मतलब एक वॉल्केनो मतलब एक माउंटेन बना था वॉल्केनो का, और वो माउंटेन पूरा सही से चल रहा था। बाद में नीचे जो वॉल्केनो जो फर्स्ट टाइम जब वहाँ से लावा आया होगा ऐसे नीचे से, और वहाँ पे माउंटेन बना होगा, पर वो बुझ गया और फिर ये माउंटेन रहा, पर बाद में क्या वो वापस वो वॉल्केनो नीचे एक्टिव हो गया, और इधर से उसका जो ऊपर वाला टिप था वो ब्रेक हो गया और वापस वहाँ से लावा बाहर आने लगा। तो ये जो माउंट अगंग है ये वापस एक्टिव हो गया और इसमें से लावा बाहर आने लगा। और अदर 2 वॉल्केनो माउंट ब्रोमो इन ईस्ट जावा एंड माउंट मेरपी इन योगोकार्ता आल्सो कंटिन्यू टू इरप्ट। मतलब इनका बोलना क्या है, ये सारे वॉल्केनो है ना, ये माउंट मतलब ये माउंटेन है फिलहाल, बट ये एक्टिव हो गए और यहाँ से लावा बाहर आ रहा है। तो क्वेश्चन आएगा माउंट अगंग कहाँ पे, वो देखो ये इंडोनेशिया में। माउंट ब्रोमो कहाँ पे, ये भी इंडोनेशिया में, ईस्ट जावा जो एक उनका आइलैंड है वहाँ पे, और माउंट अगंग जो है वो बाली जो इंडोनेशिया वहाँ पे, और माउंट मेरप्पी जो है ये योगोकार्ता प्रोविंस है इंडोनेशिया में। तो ये जो माउंट अगंग, माउंट ब्रोमो और माउंट मेरप्पी, ये तीनों के तीनों कहाँ पे, तीनों के तीनों इंडोनेशिया पे। आप मुझे बताओ माउंट फूजी कौन से देश में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए माउंट फूजी कहाँ पे। उसके बाद देखो दुनिया में सबसे बड़ा जो वॉल्केनो है वो कहाँ पे हो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डीप ओशन वॉल्केनिक इरप्शन। डीप ओशन मतलब क्या, ये लैंड मास पे नहीं हुआ है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था ना वो लैंड मास पे नहीं हुआ है, वो समंदर के अंदर हुआ है, समझ रहे आप, समंदर के अंदर हुआ है। और कहाँ पे हुआ है वो न्यूजीलैंड के पास हुआ है। यहाँ पे देखो न्यूजीलैंड है, और वहाँ पे देखो हर्वे वॉल्केनिज्म, ये हवरे वॉल्केनिज्म जो है ये वो दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्केनिज्म है। वॉल्केनिज्म मतलब वॉल्केनिक इरप्शन, उससे सबसे ज़्यादा मैग्मा बाहर आया था, बट वो ज़मीन पे नहीं है, ये ओशन के अंदर है, न्यूजीलैंड के पास है, न्यूजीलैंड के इस साइड में, उसका नाम है हवरे वॉल्केनिज्म। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ये आप याद रखिए। उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है ना, मतलब जब भी वॉल्केनो आता है कोई, उसके अंदर से जो भी मटेरियल बाहर आता है, तो वो जो मटेरियल है वो 2-3 टाइप का होता है, समझ गए आप। 2-3 टाइप का मतलब क्या, 2 टाइप का होता है वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है वो, एक तो बेसाल्टिक इरप्शन होता है या एंडेसेटिक इरप्शन होता है। इरप्शन मतलब क्या, जो अंदर मैग्मा है वो बाहर आना लावा से, मतलब जो होता है ना पत्थर वाला पानी एकदम गर्म वाला, वो बाहर आता है और वो बाहर ज़मीन पे फैल जाता है। तो 2 टाइप का होता है वो, एक तो बेसाल्टिक होता है इरप्शन या एंडेसेटिक होता है। बेसाल्टिक मतलब क्या, एकदम स्लोली ऊपर आना। देखो यहाँ पे जो मिड ओशन रीज है, समंदर के अंदर जब डाइवर्जन ऑफ प्लेट बाउंड्री हो जाती है
अंदर जो प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाती है तो ऊपर क्रश ब्रेक हो जाती है और लावा बाहर आता है और वो एकदम स्लोली समंदर के अंदर मिड ओशन क्रीज बनती है और मतलब फैल जाता है। जैसे हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म जो मैंने बताया आपको, नीचे से वाला वो वाला पाइप, उधर से भी जो वॉल्केनिज्म आता है एकदम स्लोली आता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये देखो हाईली फ्लूइड मोबाइल मतलब एकदम स्लोली फ्लो होता है, स्प्रेड अक्रॉस इजीली एकदम अक्रॉस मतलब जो साइड में एकदम इजीली फैलता है, और क्वाइट इरप्शन मतलब एकदम शांतिपूर्वक आता है वो। और एंडोस्टैटिक इरप्शन क्या होता है, ये कहाँ से निकलता है, वॉल्केनिक आर्क्स, वॉल्केनिक माउंटेन। देखो वॉल्केनिक आर्क मतलब देखो वॉल्केनो यहाँ से होल बिल होते हैं, देखो ये यहाँ से निकलता है। और ये कैसा होता है एंडोस्टैटिक, ये लेस फ्लूइड होता है, ज़्यादा फ्लूइड नहीं करता है, लेस मोबाइल होता है। जैसे ये एकदम समझ रहे आपको एकदम ये लिक्विड होता है, लिक्विड टाइप होता है, ये एकदम स्लोली फ्लो करता है। ये वैसे लेस फ्लूइड होता है, ज़्यादा फ्लो नहीं करता है और लेस मोबाइल होता है। और ये क्या हो जाता है, थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे जाने सॉलिडिफाई हो जाता है। मतलब वोल्केनिज्म निकला अंदर से मार्ग में निकला, ये थोड़ा फैलने के बाद ही एकदम सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब वो उसका पत्थर बन जाता है। और जैसे ये कैसा, ये एकदम फैल जाता है, लिक्विड होता है ज़्यादा ही। और क्विक इरप्शन ये मतलब क्या, ये शांतिपूर्वक फैलता है। वैसे एंडोस्टैटिक जो है वो एक्सप्लोजिव मतलब क्या, वोल्केनिज्म से जो लावा बाहर आता है स्लोली, ऐसे जैसे वोल्केनिज्म बना, वोल्केनिज्म हो गया मतलब क्या, अर्थ की क्रस्ट जो है वो ब्रेक हो गई। जैसे ये प्लेन लैंड है, अर्थ की क्रस्ट ब्रेक हो गई, यहाँ से बहुत ज़्यादा मैग्मा बाहर आया और लावा बन गया, और एकदम इतना बाहर आया, देखो ऐसा फैल गया, उससे माउंटेन बन गया। अब अगर ये बेसल्टिक होगा तो स्लोली जाएगा, देखो ऐसे पूरा फैल जाएगा, ठंडा हो जाएगा। एंडोस्टैटिक होगा तो वो ऐसे स्लोली नहीं आएगा, पूरा रहेगा ना धड़ाम धूड़, देखो यहाँ से उड़ जाएगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ उड़ जाएगा, यहाँ से उड़ जाएगा, पूरा एकदम समझ रहे क्या, खतरनाक एकदम बॉम्ब की तरह होता है ये। कौन सा, एंडोस्टैटिक इरप्शन। समझ गया आप, वॉल्केनिक इरप्शन कैसे दो टाइप के होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वॉल्केनिक इरप्शन, देखो बेसल्टिक मतलब देखो यहाँ से निकल रहा है, ये लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लोग बैठे हैं, लोग देख रहे हैं वॉल्केनिज्म यहाँ से आ रहा है, ये पूरा फैल रहा है, पानी में जा रहा है। देखो ये जो लावा है ना, ये पानी में जा रहा है। वैसे एंडोस्टैटिक जो इरप्शन है यहाँ पे देखिए, ये अंदर से बाहर निकला, यहाँ पे देखो ये, अब यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं क्या, ये एकदम खतरनाक, एकदम एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोड होता है यहाँ पे। उसके बाद वोल्केनिक जो लैंड फॉर्म्स हैं, वोल्केनिज्म के वैसे लैंड फॉर्म बनती है कुछ। पहला जो लैंड फॉर्म का टाइप उसको बोलते हैं एक्सट्रेसिव वोल्केनिक लैंड फॉर्म, दूसरे को बोलते हैं इंटेंसिव वोल्केनिक लैंड फॉर्म। समझ गए। अब देखो यहाँ बताता हूँ मैं आपको, जो एक्सट्रेसिव वोल्केनिक लैंड फॉर्म है मतलब वोल्केनो ज़मीन के बाहर आने के बाद जो लैंड फॉर्म बनती है उसके बारे में हमें यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या, वोल्केनिक प्लेटू, वोल्केनो जो बाहर आएगा ज़मीन के ऊपर वो पूरा फैल जाएगा, और अगर वो एकदम टेबल टाइप मतलब वो फैल गया, ऊपर हो गया, और जैसे कि 500 मीटर है, 500 मीटर से उस ज़्यादा हाइट ले ली उसने और ऊपर एकदम फ्लैट बन गया वो, समझ गए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे वोल्केनिक प्लेटू। वोल्केनिक कोन्स क्या होते हैं, वोल्केनिक कोन्स में जैसे कि वोल्केनो जो होता है वो बाहर आने के बाद एक कोन्स बनते हैं उसके ऊपर, जैसे देखो शील्ड कोन, ये हॉटस्पॉट जो होता है उसके वजह से बनते हैं। सिंडर वोल्केनो, ये ओशन कंटेंट जो कन्वर्ज होता है उससे जो वोल्केनो बनता है उससे वो सिंडर वोल्केनो बनता है, और कंपोजिट वोल्केनो बनता है। समझ गए। उसके बाद वोल्केनो से जो लैंडफॉर्म बनती है उसको पैरासाइट बोलते हैं, ये क्या है, फॉर्मेरोल्स बोलते हैं, क्रैटर बोलते हैं, कैल्डेरा बोलते हैं, लावा प्लग होता है, ग्लिसरीन होता है, और हॉट स्प्रिंग्स होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में पढ़ाई है और ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में दे दी। समझ गए आप। ये अलग अलग टाइप के जो चीज़ें हैं ना वो, जैसे क्रेटर मतलब क्या, जो बहुत बड़ा ये होता है, बहुत बड़ा जो माउंटेन बनता है वोल्केनो से, उसको ऊपर वाला जो टिप होता है ना जिसको होल होता है उसको क्रेटर बोलते हैं, और उसमें अगर पानी भर जाए और वो बड़ा हो जाए तो उसको कैल्डेरा बनते हैं। समझ गए आप। ये सारी चीज़ें हमने क्लास में देखी थी। उसके बाद आगे, और ये मैंने नोट्स में दे दी, आप उसको नोट्स में पढ़ लो। उसके बाद आगे क्या है, इंट्रेसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। देखो इंट्रेसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म क्या होती है, यहाँ पे देखो, अगर वोल्केनो जो है अंदर, अर्थ के अंदर से वोल्केनो अगर बाहर आ रहा है और वो वहीं पे बुझ रहा है, मतलब अर्थ के अंदर से बाहर आ रहा है वोल्केनो और वो वहीं पे बुझ रहा है मतलब क्या हो रहा है, अर्थ के अंदर ही, ऊपर आने से पहले वहीं पे वो ये हो गया, ठंडा हो गया, तो अर्थ के अंदर रहेगा ना वो, तो देखो उससे जो लैंडफॉर्म बनेंगे वो यहाँ पे दिए हुए, जैसे कि देखो यहाँ पे ये बाहर आ रहा था, समझ गए, ये वोल्केनो जो है वो बाहर आ रहा था, और अगर वोल्केनो बाहर आ रहा है और बाहर आने से पहले वो अंदर बुझ गया, और उसके जो देखो ऐसा ऐसा, देखो ये जो ऐसे लाइन्स है, ये दिख रहे हैं आपको, ये लाइन्स, मतलब अगर वो ऐसे एंगल बना दे ऊपर आने के लिए और ऊपर पहुंच नहीं पाता ज़मीन तक और यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इसको डाइक्स बोलते हैं। ऊपर आने के लिए जो वो वर्टिकल है, वो लाइन्स वर्टिकल जो ऊपर आ रहा है, लावा वर्टिकली फैल रहा है, ऊपर आने के लिए कोशिश कर रहा है पर नहीं हो रहा है, उसको डाइक्स बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टली फैल रहा है और ऊपर नहीं आ पा रहा है उसको सिल्स बोलते हैं। समझ गए, सिल्स डाइक्स। उसके बाद क्या है, लैकोलिथ्स। लैकोली मतलब वो एक बेड की तरह यहाँ पे बनता है, ऐसा उसका शेप होता है और ठंडा हो जाता है, उसको लैकोलिथ्स। उल्टा शेप यहाँ से ऐसा, उसको लैपोलिथ्स। और अगर ऐसा, अगर वो ऐसा बन रहा है, देखो यहाँ पे जिगजैग, उसको पैकोलिथ्स बोलते हैं। और एकदम नीचे वाला जो होता है वोल्केनो, मतलब नीचे एकदम जहाँ से पूरा सारा जो लावा है अंदर नीचे एक जगह इकट्ठा है और वहाँ से ऊपर आ रहा है और फिर ये
सिलिक, जो डाइक्स ये सारे बन रहे हैं। तो नीचे वाला जो एकदम बेड होता है ना, बेड में सारा जुला, उसको बैकोलिथ्स बोलते हैं। समझ गए आप। तो इस तरीके से हमने वोल्केनो जो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म जो है इसको भी रिवीजन में देख लिया हमने, क्लास में देखा था, आपको इसमें दे दिया मैंने नोट्स में, आप उसमें पढ़ लेना। समझ गए। तो आज का जो ज्योग्राफी का रिवीजन का लेक्चर था उसमें बस इतना ही। उसमें हम सिर्फ वोल्केनिज्म अभी आप हमने देख लिया। तो चलिए आगे चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में देखो हम देख रहे थे पोस्ट गुप्ता पीरियड, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर था, मतलब लास्ट टॉपिक था एशियन हिस्ट्री का। उसमें हमने जो हर्षा एम्पायर और पल्लवा डायनेस्टी जो था इसको हमने ख़त्म किया था। और आज का जो लेक्चर उसमें हमने चालुक्य और वाटाकटास डायनेस्टी को ख़त्म करना है। और इस तरीके से हमारा जो एशियंट है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से मिडिवल इंडिया स्टार्ट कर देंगे। समझ गए आप। तो हम एशियंट का हमारा ये लास्ट लेक्चर है रिवीजन का। यहाँ पे देखिए, ये हम यहाँ पे देख रहे थे कहाँ तक, लास्ट लेक्चर तक, ये गुप्ता पीरियड तक देखा था। और हमने जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है उसमें दो डायनेस्टी को लास्ट लेक्चर में देखा था, हर्षा और पल्लवाज। तो आज के लेक्चर में हमें जो दो बची हुई थी, देखो हर्षा एम्पायर देखा था हमने, हर्षा की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। उसके बाद पल्लवाज की देखी थी, जो महेंद्रवर्मन नरसिंहवर्धन, ये भी हमने देखा था। हमने ये देखा था कि एक चालुक्य राजा था, एक उसका नाम था पुलके सिंह II। उसने ये जो हर्षा था इसको रोका था साउथ इंडिया में घुसने से। और जो पल्लवास का एक राजा था महेंद्रवर्मन, इसको इसने हरा दिया था पुलकेशिन II ने और मार दिया था। फिर उसका जो बेटा था नरसिंहवर्धन, इसने फिर बदला ले लिया पुलकेशिन II को मार के। समझ गए। और हुन सैंग नाम का कोई आदमी था, हुन सैंग ही था, वो चाइना का ट्रैवलर था, वो इंडिया में आया था, किसी हर्षा के टाइम पे भी था वो। उसके बाद महेंद्रवर्मन के भी टाइम पे था और पुलकेशिन II के टाइम पे भी था। क्यों? क्योंकि तीनों का टाइम एक ही था। समझ गए आप। 600 से लेकर 650 तक ये राजा थे तीनों तीनों। तो आगे चलते हैं, 600 या 500, 500 या 600 शायद 600। उसके बाद देखो अभी आज का जो लेक्चर उसमें हम देखना है चालुक्य की। अब चालुक्य जो है, चालुक्य डायनेस्टी जो थी वो अभी हम कहाँ पे, आपको याद होगा हमें 500-600 AD तक ही हम, मतलब अभी फ़िलहाल हम अभी क्या चल रहा है, अभी 2020 चल रहा है ना, मतलब हम लगभग 1.5 साल पहले हमने बहुत पुराने पीछे शुरू किया था 20 लाख से। अब हम 1.5 हज़ार साल पे पीछे। अब ये जो चालुक्य थे वो कौन थे, देखो यहाँ पे दिया है, चालुक्य रूल पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया। चालुक्य जो थे उन्होंने साउथ इंडिया के पार्ट पे रूल किया था एंड सेंट्रल इंडिया के पार्ट पे रूल किया था बिटवीन 6th सेंचुरी AD टू 12th सेंचुरी AD। मतलब 600 से लेके 1200 तक इन्होंने रूल किया था नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कुछ पार्ट पे। अब चालुक्य जो थे वो 3 टाइप के चालुक्य थे, मतलब 3 फेज में बोल सकते हो या 3 टाइप के बोल सकते हो। एक थे बादामी चालुक्य, दूसरे थे ईस्टर्न चालुक्य, तीसरे थे वेस्टर्न चालुक्य। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है। बादामी चालुक्य मतलब क्या, वो कर्नाटका में ही थे। बादामी उनकी कैपिटल थी, जिसको वटापी भी बोलते हैं। बादामी उनकी कैपिटल थी और उसको वटापी भी बोलते हैं। 6th सेंचुरी तक ये चली थी। कब? जो पुलकेशिन II जो था, मैंने जिसके बारे में भी बताया आपको, वो मर गया था 642 AD में। इसको मार दिया था नरसिंहवर्धन ने। और फिर हो जाने के बाद ये डिक्लाइन हो गया था। और बादामी चालुक्य जो है बाद में देखो 10th सेंचुरी AD में डिक्लाइन हो गया। मतलब क्या, इनको हरा दिया हुआ उन्होंने, पल्लवज ने। फिर बाद में पल्लव रूल आ गया। पल्लव रूल आया मतलब वो बादामी वाले लोग मर थोड़ी गए थे सारे के सारे, कुछ तो बचे होंगे ना। तो वो उनके राज में मतलब राज तो उनका था, फिर बादामी लोग वहाँ पे जिंदा थे, वो उनके अंडर काम करते थे। 1 साल हो गया, 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 300। 10th सेंचुरी में क्या हो गया, वापस वो बादामी जो है ना, डिसेंडेंट्स ऑफ बादामी चालुक्य, इनके डिसेंडेंट जो है वापस एक्टिव हो गए और वापस उन्होंने रूल स्टार्ट कर दिया फ्रॉम कल्याणी, और वापस वो पावर में आ गए और उनको बोलते वेस्टर्न चालुक्य। समझ गए आप। बादामी चालुक्य मतलब क्या, एकदम शुरू में जो चालुक्य चालू हुआ था वो बादामी चालुक्य से चालू हुआ था, जिसकी कैपिटल बादामी थी, जिसको वटापी बोला जाता है, जो कर्नाटका में। इन्होंने 6th सेंचुरी AD से वहाँ पे रूल करना चालू कर दिया। पर इनका राजा जो था पुलकेशिन सिंह, ये एक राजा आ गया। इसकी मौत के बाद, ये बहुत ग्रेटेस्ट राजा था, मतलब सबसे ग्रेटेस्ट था चालुक्य में। इसके मरने के बाद क्या हो गया, ये गायब हो गया, मतलब इनका राज चला गया, कोई और पल्लवाज वहाँ पे राज करने लगे। पर इनके सारे लोग थोड़ी मरे थे। ये फिर इन्होंने वापस 100 साल 300-400 साल के बाद वापस सारे लोग इकट्ठे किए और वापस उनके खिलाफ लड़ाई दी और वापस ये पावर में आ गए। और वो जो डायनेस्टी थी उसको वेस्टर्न चालुक्य बोला जाता है बाद में। समझ गए। और ईस्टर्न चालुक्य कौन से थे, ईस्टर्न देखो आफ्टर डेथ ऑफ पुलकेशिन II का जब डेथ हुआ था तो उन्होंने क्या कर दिया, इन ईस्टर्न डेक्कन ये इमर्ज हो गए थे। मतलब पुलकेशिन II जब मर गया तो ये ईस्टर्न में गए थे, ईस्टर्न डेक्कन में, और वहाँ पे इन्होंने विंध्य अपनी कैपिटल बनाई थी और वहाँ पे 11th सेंचुरी तक रूल किया था ईस्टर्न चालुक्य ने। समझ गए आप। इस पर क्वेश्चन आता है क्या? नहीं, ऐसे समझने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। चालुक्य रूल जो है, देखो चालुक्य जो रूल थे ना, ये चालुक्य रूल काफ़ी शुरू में, मतलब जब तक 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी AD से चालू हुआ था। बट ये पिक पे कब चले गए थे, जब पुलकेशिन II जो था राजा, वो जब राजा मतलब पुलकेशिन II जब राजा बन गया था, तब उसने काफ़ी तिकड़मबाजी की थी, काफ़ी अलग अलग
राजा को हराया था, हर्षा को रोका था। तो और उसने काफ़ी अलग अलग जो लैंड मास, अलग अलग जो लैंड है इंडिया की टेरिटरी, उसको अपने राज्य में मिला लिया था। तब ये जो चालुक्य है, कौन से वाले, ये पुलकेशिन सिंधु के टाइम पे वाले बादामी चालुक्य, ये फिर चालुक्य एम्पायर जो है ना, ये बहुत ये हो गया था, प्रोमिनेंस में आ गया था। इसके जो पुलकेशिन सिंधु के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी, उन्होंने एम्पायर को क्रिएट किया था कहाँ पे, वाटापी पे। और जो पुलकेशिन सिंधु ने, इसने देखो इतना, देखो गुजरात, मालवाज, गुजर्स, नॉर्थ कोंकण, गंगा टू ऑफ मैसूर, ये सारे जो ये रहे ना अपने इसमें मिला दिए थे अपने एम्पायर में। चोला, चेरा, पांड्या सबको इसने हराया था। इसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, कंट्रीब्यूशन मतलब ये फेमस इसलिए क्योंकि इसने हर्षा को नॉर्थ इंडिया में आने से रोका था। हर्षा को रोकना इतना आसान चीज़ नहीं थी। हर्षा को आपको पता होगा, हर्षवर्धन बहुत ही एकदम ये था, एबल एडमिनिस्ट्रेटर था और बहुत ही खतरनाक ब्रिलियंट एकदम ये था, वो किंग था। वो अगर साउथ इंडिया में आता तो पूरा साउथ इंडिया अपने कब्जे में कर लिया था। हर्षा के एम्पायर तो ऐसा ऐसे 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 यहाँ पे था, इसको यहाँ नॉर्थ नर्मदा रिवर से नीचे नहीं था, इसको रोक दिया था इसने, पुलकेशिन सिंधु ने। और देखो यहाँ पे कर्नाटक के यहाँ पे जो वाटापी इनकी कैपिटल थी। और जो किंग महेंद्रवर्मन था, महेंद्रवर्धन को इसको इसने टपका दिया था, इसको हरा दिया था महेंद्रवर्धन को, समझ गए। अब इसके राजा देखते हैं कौन से रूलर थे, कौन से राजा थे किसके चालुक्य के। सबसे पहले क्या है, देखो इतने राजा थे, जयसिम्हा, पुलकेशिन वन, कीर्तिवर्मन, ये क्या है, मंगालेशा। उसके बाद क्या है, पुलकेशिन टू, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रमादित्य फर्स्ट एंड कीर्तिवर्मन टू। अब देखो एक कुछ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं जितना पता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जितना मुझे सर्च करने के बाद पता चला। जैसे कि अभी किताब जो है, किताब में डायरेक्ट पुलकेशिन टू है, पर मैंने एक फ्लो बनाने के लिए आपको सारा इंटरनेट पे इधर उधर हाथ पैर मार के ये सारे के सारे बाकी इंफॉर्मेशन भी गैदर की। देखो सबसे पहले क्या है, जयसिम्हा। अभी जयसिम्हा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जयसिम्हा, इसने रूल किया था 500 से लेकर 520 बीडी तक। जयसिम्हा वॉज फर्स्ट रूलर ऑफ चालुक्य, 20 साल तक इसने रूल किया था। बाद में क्या है, पुलकेशिन वन आया। पुलकेशिन ने क्या कर दिया, एक वाटापी जो है जगह कर्नाटक में, आपको दिखाई मैंने मैप में, वहाँ पे अपना एम्पायर का कैपिटल घोषित, मतलब वहाँ पे कैपिटल बनाए और बोला आज से हमारा ये कैपिटल है और हमारा एम्पायर है, समझ गए, चालुक्य एम्पायर। और इसने अश्वमेधा की जो वैदिक सैक्रिफाइसेस है उसको भी उसने परफॉर्म किया था। उसके बाद तीसरा जो था कीर्तिवर्मन, ये पुलकेशिन वन का बेटा था, समझ कीर्तिवर्मन। उसने कॉन्कर किया था क्या, कोकण को और नॉर्थ केरला को, इसने अपने एम्पायर में मिला दिया। अब देखो, अब ये देखो, ये जयसिम्हा कौन है, जयसिम्हा का बेटा, जयसिम्हा मतलब शुरू में चालुक्य का रूलर था। उसके बाद पुलकेशिन वन आया, इसने वातापी को कैपिटल बना दिया। उसका बेटा है कीर्तिवर्मन, समझ गए। अब उसका बाद में जो कीर्तिवर्मन के बाद जो राजा बना, वो इसका बेटा, कीर्तिवर्मन का बेटा नहीं बना, वो बना ये मंगलेशा, ये मतलब पुलकेशिन वन का दूसरा बेटा। अब इसका जो बेटा था उसका नाम था पुलकेशिन टू, इसने चाचा को मरवा दिया और फिर ये राजा बन गया, समझ गए आप। यहाँ पे देखते हैं मंगलेशा, देखो ये मंगलेशा राजा बना, जो कि ब्रदर था कीर्तिवर्मन का और पुलकेशिन वन का बेटा था दूसरा। इसने क्या है, कंदबास एंड गंगास को अपने एम्पायर में मिला दिया। इसको मार दिया अपने नेफ्यू ने, मतलब अपने भतीजे ने मार दिया, किसने, कीर्तिवर्मन के बेटे ने, पुलकेशिन टू ने। और उसने जो गद्दी वो हथिया ली और फिर वो पुलकेशिन टू राजा बना। अब जो जितने भी चालुक्य के रूलर थे सबसे ग्रेट था कौन, पुलकेशिन जो टू था, वो सब में ग्रेट था। इसने चालुक्य रूल को एक्सटेंड किया मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डेक्कन, सारे डेक्कन में। इसका बर्थ नाम जो था वो अरेया था। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, वो आईहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो डेटेड है 634 AD में, जो 634 AD में आईहोल इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में पता है। तो आपको क्वेश्चन आएगा आईहोल इंस्क्रिप्शन किसके बारे में, समझ गए आप। और जो कुशन एम्पायर था जिसमें कनिष्क राजा था, तो कनिष्का के बारे में कौन से इंस्क्रिप्शन में हमें उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो कौन से इंस्क्रिप्शन में मिली थी, वो भी आप मुझे बताइए। अब देखो ये क्या था, दिस पोएटिक इंस्क्रिप्शन कौन थी, कौन सी आईहोल इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन बाय हिज पोएट, ठीक है, रवि कीर्ति इन संस्कृत लैंग्वेज यूजिंग द कन्नड़ा स्क्रिप्ट। मतलब जो रवि कीर्ति जो था वो कौन था, वो पुलकेशिन टू के कोर्ट में एक पोएट था, उसने संस्कृत लैंग्वेज में कन्नड़ा स्क्रिप्ट को यूज़ करके ये आईहोल इंस्क्रिप्शन लिखी थी। और उस इंस्क्रिप्शन के बारे से, उस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि ये पुलकेशिन टू कौन था, समझ गए आप। आगे देखो यहाँ पे इसके ये फ़ोटो वगैरह मिली गूगल पे। अब मैंने बोला था ना आपको, ये देखो हुन सुंग तैंग, ये जो है उसको, इसका अरबिक नाम है, ये क्या है, ये चाइनीज़ जुंगजैंग, ये इसका नाम है। इसने चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क था, इसने पुलकेशिन टू जो है इसके बारे में लिखा था और उसने बोला था कि ये गुड एंड अथॉरिटी किंग है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, हमने कम से कम ना अब तक 8-9 लोग देखे होंगे जो अलग अलग ट्रैवलर थे, दुनिया भर के अलग अलग जगह से आए थे, कोई ना कोई बंदे के कार्यकाल में आते थे और उसके बारे में अच्छी चीज़ें लिखती थी। कभी किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया किसी को, कभी जैसे कि इसने हर्षा को कभी नहीं बोला ये गलत है। हर्षा के बारे में इसने लिखा था कि बहुत ही ब्रिलियंट और एबल एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी आते थे अच्छी अच्छी बातें कहते थे। क्यों पता है क्या,
अरे भाई साहब उनके राज्य में रहना है उनको, वो एक शब्द मतलब एक अल्फाज गलत चल जाता है तो उनको घर जाना पड़ेगा, समझ रहे, घर जाना पड़ेगा तो ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए ये डरते होंगे जो दूसरा ट्रैवलर, आप सोचो ना खुद, एक ट्रैवलर है, आप अगर दूसरे देश में आते वहाँ करा जाए, अब उसके राज्य में जाके उसके खिलाफ नहीं लिख सकते ना, आपको उसको प्रेज ही करना पड़ेगा। तो वही चीज़ होती थी। ये हिंदू था, अपन कौन पुलकेशिन II जो था वो हिंदू था, पर वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को टॉलरेट था, मतलब उनको ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करता था। ये बहुत फेमस है फॉर स्टॉपिंग द हर्षा जो है, हर्षा को स्टॉप करने में नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इन हिज ट्रैक्स व्हाइल ही वाज ट्राइंग टू कॉन्कर साउथ इंडिया। हर्षा जब साउथ इंडिया को जीत रहा था तब पुलकेशिन II ने उसको रोका था, इसलिए बहुत फेमस है। उसके बाद क्या है, इसने ही डिफीटेड द पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन, बट ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय महेंद्र वर्मन सन नरसिंह वर्मन। मैंने बताया था आपको शुरू में क्या हुआ था, महेंद्र वर्मन जो था पल्लवा किंग था, उसको हरा दिया था पुलकेशिन II ने और उसको मार दिया था। तो बाप का मौत का बदला बेटे ने लिया। नरसिंहवर्धन जो था वो पल्लव किंग था नेक्स्ट, उसने काफ़ी लड़ाई लड़ी फिर इनके साथ, चालुक्य के साथ, और पुलकेशिन जो II उसको उसने पकड़ के मार दिया। और उसके बाद ये जो बादामी थी जिसको वोटा भी बोलती हैं, वो पल्लव के कंट्रोल में थी लगभग 13 ईयर्स। उसके बाद क्या है, पुलकेशिन II जो था उसने रिसीव किया था पर्शियन मिशन एज डिपिक्टेड इन एन अजंता केव पेंटिंग। अजंता केव पेंटिंग में ऐसा दिखाया गया है कि पुलकेशिन II ने क्या कर दिया था, पर्शियन मिशन को रिसीव किया था। ही मेंटेन द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद किंग ऑफ पर्शिया खुसरो II। किंग ऑफ जो पर्शिया था, पर्शिया मतलब अभी का जो ईरान है, तो किंग ऑफ पर्शिया हम बोलते हैं प्रिंस ऑफ पर्शिया, तो उस टाइम पे जो ईरान अभी का ईरान उसको पर्शिया बोलते थे। तो उसका जो किंग था खुसरो II, उसके साथ इसने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी रखे थे। हिज डेथ सॉ एंड लैप्स इन चालुक्य पावर। ये जब मर गया तो पूरा चालुक्य जो ये वही चालुक्य जो पावर है वो एकदम लैप्स हो गया। उसके बाद उसका बेटा कौन आया था, विक्रमादित्य जो है वो आ गया गद्दी पे, और उसने क्या कर दिया, उसने कांची को, जो पल्लवास की कैपिटल थी, पल्लवास ने इसके बाप को मार दिया। 13 साल तक इनकी जो वदा पे कैपिटल थी वो पल्लवास के कंट्रोल में थी। बाद में इसका बेटा जो है विक्रमादित्य ये आया गद्दी पे, ये राजा बन गया, और इसने कांची जो थी, जो कैपिटल थी पल्लवास की, उसको लूट लिया। समझ गया आप, कांचीपुरम। उसके बाद आगे कीर्तिवर्मन II जो था ये ग्रेटेस्ट ग्रैंडसन ऑफ विक्रमादित्य ये था, मतलब ये पोते का बेटा था। उसके बाद ये लास्ट चालुक्य रूलर था, और बाद में ये इसको हरा दिया था दंतिदुर्ग राष्ट्रकूटा किंग था, और चालुक्य एम्पायर जो वो ख़त्म हो गया, और उसको राष्ट्रकूटा जो ये थे राष्ट्रकूटा किंग्स उसने अपने एम्पायर में मिला लिया। यहाँ तक हमने यहाँ पे देख लिया। आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। चालुक्य की एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी। इनके पास ना ग्रेट मराइन पावर थी, मतलब इनके पास समंदर वाला जो है ना वो समंदर वाली पावर थी, मतलब इनके पास शिप थे और समंदर में लड़ने के लिए सारी चीज़ें थी। ये ग्रेट मराइन पावर थे, ट्रेड करते थे, इंटरनेशनल घूमते थे, दूसरे देशों के साथ रिलेशन मेंटेन करते थे। इनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज आर्मी भी थी अपनी। ये हिंदूज थे पर ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के साथ टॉलरेंट थे। इनके जो ग्रेट डेवलपमेंट है वो कन्नड़ और तेलुगु लिटरेचर में देखी जाती है। संस्कृत अलग विथ लोकल लैंग्वेज भी उसमें भी इन्होंने काम किया था। एंड इंस्क्रिप्शन डेटेड बाय 7th century मेंशन द संस्कृत एज अ लैंग्वेज ऑफ इलाइट वेयर कन्नड़ा वाज लैंग्वेज ऑफ मासेस। तो ऐसा बोला जाता है 7th century में जो एक इंस्क्रिप्शन है उससे ऐसा पता चल जाता है कि चालुक्य के टाइम पे जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो बड़े बड़े जो इलाइट बड़े अंबन टाइप के लोग उस टाइम के उनके लिए थी, इलाइट लोग के लिए, पढ़े लिखे लोग के लिए थी। और कन्नड़ लैंग्वेज तो जो थी वो सारे गरीब जो गरीब जनता है उनके लिए थी। उसके बाद एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो पल्लवास थे, जो पल्लवानी चालुक्यास थे, चालुक्य ने केव टेम्पल जो है वो डिस्क्रिप्टेड बहुत रिलीजियस एंड सेकुलर थीम। इनके जो केव टेम्पल्स थे वो रिलीजियस एंड सेकुलर थीम पे थे। ये टेम्पल इनके टेम्पल मुरल पेंटिंग जो है वो बहुत बढ़िया इन्होंने की थी। इनका जो टेम्पल का स्टाइल था उसको वैसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है। समझ गए, जैसे कि देखो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अ डेक्कन स्टाइल और कन्नड़ा द्रविड़ा और चालुक्य स्टाइल भी बोला जाता है। तो कॉम्बिनेशन द्रविड़ा और नागरा स्टाइल का जो था वो कॉम्बिनेशन था। अब देखो ये द्रविड़ा स्टाइल जो था ये किसका था, हमने देखा था इससे पहले जो पल्लवास वगैरह थी वो द्रविड़ा स्टाइल से सारा आर्किटेक्चर करती थी। पर जो ये थी अभी वाले जो पुलकेशिन II वाले ये वाले जो है ना इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने द्रविड़ा और नागरा दोनों को मिला के अपना खुद का वे सारा स्टाइल आर्किटेक्चर बनाया था। किसने, चालुक्य ने। समझ गया आप। तो इनके टाइप पे देखो ऐसा होता था, डिफरेंट 3 टाइप के आर्किटेक्चर होते टेम्पल के उस टाइम पे एशियन में। सबसे पहले होता था नागरा जो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर देखा जाता है। उसके बाद द्रविड़ा जो साउथ इंडिया में देखा जाता है, और वैसारा वो भी साउथ इंडिया मिडिल इंडिया में देखा जाता है। ये किसने लाया था, ये लाया था चालुक्य ने। अब देखो ये इनके अलग अलग टेम्पल्स देखते हैं। देखो इनके आईहोल टेम्पल्स, आईहोल जो जगह है वहाँ पे इनके टेम्पल्स है। सबसे पहला टेम्पल जो है लाख खान टेम्पल जिसको सूर्या टेम्पल बोला जाता है। दूसरा है दुर्गा टेम्पल जिसको
हुच मलीगुड़ी टेम्पल भी बोला जाता है। तीसरा है जैन टेम्पल एट मेगुटी बाय ये क्या है रवि कीर्ति, रवि इसने बनाया था। और देर आर 70 आई होल में इन्होंने ये बड़े बड़े टेम्पल मैंने बताए 70 टेम्पल्स बनाए थे। बादामी टेम्पल जो बादामी में जो चालुक्य थे उसका ये क्या है पट्टादक्कल जो टेम्पल था ये यूनिवर्सल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद यहाँ पे 10 टेम्पल उन्होंने बनाए, 4 नागर स्टाइल के, 6 द्रविड़ स्टाइल के। विरूपक्ष टेम्पल यहाँ पे देखो, विरूपक्ष जो टेम्पल है ना यहाँ पे मोदी जी गए थे 2016 में। एंड संगमेश्वरा टेम्पल ये द्रविड़ स्टाइल टेम्पल है। और पन्नानाथा टेम्पल ये नागरा स्टाइल टेम्पल है। समझ इनके कार्यकाल में ये सारे दिए हुए थे। कोई लखखान टेम्पल जिसको सूर्य टेम्पल बोला जाता है, समझ गए, ये बादामी चालुक्य के टाइम पे है। उसके बाद ये दुर्गा टेम्पल जिसको हुच्चीमल लुडीगुड़ी टेम्पल बोला जाता है, ये भी इन्होंने बनाया था। उसके बाद जैन टेम्पल एट मेगुटी बाय रवि कीर्ति, ये देखो ये जैन टेम्पल है। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा है पट्टादकल, देखो पट्टादकल टेम्पल। और उसके बाद विरूपक्ष टेम्पल, यहाँ पे मोदी जी गए, देखो कितना बड़ा टेम्पल है। देखो आप ये यहाँ पे गए थे नरेंद्र मोदी जी 2016 में, तो ये बहुत न्यूज़ में आ गया था। विरूपक्ष ये भी चालुक्य ने बनाया था। और बाद में संगमेश्वरा टेम्पल, ये देखो अभी भी यहाँ ये वैसा है। ये देखो ये जो टेम्पल ना अभी भी वैसे वैसा है। ये कब बना था? इस 600 700 या 800 900 के टाइम बना था, मतलब लगभग 1200 1300 या 1500 साल पहले बना था ये। उसके बाद क्या है पनापथा टेम्पल, ये देखो ये पनापथा टेम्पल। और ये सारे रॉक, मतलब ये रॉक से बनाई गई, मतलब पत्थर को काट काट के ये चीज़ें बनाई गई। उसके बाद क्या है यहाँ तक हमने देख लिया चालू किया। उसके बाद देखते हैं वाटाकाटा रूरल्स। अब देखो वाटाकाटा जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो उसमें काफ़ी जो राजा है ना, 1-2 राजा उनके बारे में क्वेश्चन आएगा। इन पे सिर्फ जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वाटाकाटा का, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो वाटाकाटा डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम द साउथ सेंट्रल इंडिया। कब से रूल किया था इन्होंने? 250 से लेकर 500 BD तक। मतलब ये वाटाकाटा जो है ये 500 के बाद क्या देखा हमने, हर्षा 500 के बाद था, जो पल्लवा अभी 500 के बाद थे, और अभी जो देखा चालुक्य वो भी 500 के बाद थे। वाटाकाटा जो था वो उससे पहले था। देखो देयर वेर इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ पावर, मतलब डेक्कन में जो था, देखो फर्स्ट फॉर्मली इस्टेब्लिश इन डेक्कन एंड जस्ट अदर कंटेम्परेरीज। गुप्तास के कंटेम्परेरीज थे। गुप्ता जो था हमने देखा था, गुप्ता 300 से लेकर 600 तक। तो जब नॉर्थ इंडिया में गुप्ता थे तो नीचे वहाँ पे जो है ना साउथ इंडिया में ये वाटाकाटास थे, समझ गए। और ये सातवारा जो थे, सातवाराज को हरा के ये पावर में आ गए थे। हमने देखा था ना 200 BC से लेके 300 AD तक कौन था? सातवाराज थे, समझ गए। सातवारा ने काफ़ी लोगों को निपटा दिया था। तो सातवाराज को हरा दिया साउथ इंडिया में किसने? वाटाकाटास ने। वाटाकाटा नीचे पावर में आ गया, और ऊपर नीचे कौन था? गुप्ता था। देखो यहाँ पे गुप्ता है, यहाँ पे वाटाकाटा से, समझ गया। तो क्वेश्चन आएगा वाटाकाटा गुप्तास के टाइम पे कौन कौन से रूलर थे, तो ये आपको देंगे आंसर इसमें देंगे। गुप्तास के टाइम पे कौन था? मगध एम्पायर था, सॉरी गुप्तास के टाइम पे मौर्य डायनेस्टी थी, या गुप्तास के टाइम पे पल्लवास थे, या गुप्तास के टाइम पे ये जो क्या नाम है इसका अपना अभी हमने देखा तो चालुक्यास थे। तो गुप्तास के टाइम पे कौन थे? वाटाकाटास थे। तो देखो हमें 3 चीज़ देखनी है, उनका ओरिजिन, एक्सटेंट कहाँ तक गए थे, और उनका रूलर्स कौन से राजा थे। देखो ऐसा बोला जाता है ओरिजिन, ऐसा बोला जाता है कि वाटाकाटा जो थे वो ब्राह्मण थे। उनका ओरिजिन क्लियर है हमें पता नहीं है, पर ऐसा बोला जाता है क्लेमिंग कि नॉर्थन फैमिली से थे, वाइल बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि ये सदर्न इंडिया से थे। उन्होंने संस्कृत एंड प्रकृत इंस्क्रिप्शन जो है वो बिलोंग करती है, इनकी जो इंस्क्रिप्शन है वो सदर्न के जो पल्लवाज हैं इनसे बिलोंग करती है। ऑल्सो नो रिकॉर्ड ऑफ वाटाकाटा हैज़ बीन फाउंड। मैं बोला ना नर्मदा के नॉर्थ में इनका कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं, मतलब ये साउथ इंडिया में था। और इनके बारे में मेंशन है पुराणस में, मतलब इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन वो इतने पक्के हमें मिले नहीं। बट इनका जो किंगडम है वो कहाँ थे? देखो यहाँ पे वो मालवा एंड गुजरात इन नॉर्थ इंडिया, तुंगभद्रा रिवर इन साउथ इंडिया, एंड फ्रॉम अरबिक सी इन वेस्ट टू एज ऑफ छत्तीसगढ़ ईस्ट। देखो यहाँ पर इतना था वाटाकाटा, और यहाँ पे तो उस टाइम पे यहाँ पे गुप्ता था, समझ गया आप। तो इतने थे। उसके बाद देखो ये 7 रूरल्स राजा इनके बारे में हमें देखना है। सबसे पहले क्या है, ये विंध्या शक्ति जो था ये राजा था। ये ऐसा बोला जाता है वाटाकाटास का फाउंडर था विंध्या शक्ति फाउंडर ऑफ ये। उसने जो है नथिंग इसके बारे में कुछ पता नहीं, बस इतना पता है कि अजंता के इंस्क्रिप्शन जो है इसमें इसने जो है देखो यहाँ पे इट इज़ नोन देयर नथिंग मच नोन अबाउट हिम एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अजंता के इंस्क्रिप्शन स्टेटिंग दैट ही इज़ द बैनर ऑफ वाटाकाटा फैमिली एंड ही इज़ ये क्या है द्विजा, मतलब ब्राह्मण। ऐसा बोला जाता है कि अजंता के इंस्क्रिप्शन से कि ये वाटाकाटा फैमिली का है, मतलब ये था बैनर था, और ये ब्राह्मण था, द्विजा था ये। इतना इसके बारे में पता है। उसके बाद क्या है प्रवरा सेना फर्स्ट जो था, ये देखो ये इसने विंध्या शक्ति का बेटा था, इसने फिर उसको सक्सेड किया, मतलब उसके बाद ये राजा बन गया। इसको टाइटल थे सम्राट धर्म महाराजा एंड हरितिपुत्र। ही इसने इंक्लूड किया अपने एम्पायर में कौन? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का कुछ पोर्शन और साउथ डेक्कन का कुछ पोर्शन। इसने वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म किया,
जैसे वाजपेयी अश्वमेध इसने वार लड़े किसके साथ, जो नागास थे उनके साथ, और इसके ऐसे पुराने के हिसाब से ऐसा बोला जाता है इसके ना 4 बेटे थे। अब देखो बाद में क्या हो गया, जो एक देखो एक नंबर कौन सा था यहाँ पे, देखो एक नंबर था विद्याशक्ति, दूसरे नंबर पे था प्रवर सेना। अब प्रवर सेना के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे प्रवर सेना जो था हिज सन, प्रवर सेना का जो बेटा था गौतम पुत्र, ये इससे पहले मर गया। और जो ग्रैंडसन था मतलब जो पोता था इसका प्रवर सेना का, उसका नाम था रुद्र सेना फर्स्ट, उसने गद्दी हाथी ली, वो राजा बन गया। और बाद में रुद्र सेना के मरने के बाद आफ्टर हिज डेथ 2 डिवीजन वहाँ पे चालू हो गई। एक था प्रवरापुरा नंदवर्धन ब्रांच और दूसरा वत्सुंगला ब्रांच, ऐसे 2 अलग अलग ब्रांच वहाँ पे स्टार्ट होगी और फिर उनके राजा बनने लगे। तो देखो ये पहले जो ब्रांच है उसके 3 राजा इनकी डायनेस्टी के कुछ बने, और फिर बाद में उनके, समझ गए आप क्या है, घराना एक ही, बस उसमें फिर बाप बेटा मतलब अलग अलग हो गए। जैसे कि 2 ब्रांच मतलब ये एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक राजा है, उसका पहला बेटा है, समझ गए, वो राजा बन गया, उसके बाद दूसरा बेटा है, और बाद में क्या हुआ, इसका बेटा फिर बना, इसका बेटा बना, और बाद में समझ गए ये इनके बेटे आगे आते नहीं, पर इसके बाद डायरेक्ट ये जो इसका बेटा बन गया, ऐसा हम देखना है। पहले 2 तो नॉर्मल देखे हमने सीक्वेंस वाइज, 3-4 ये एक अलग ब्रांच के बने और दूसरे अलग ब्रांच के बने। इस पर क्वेश्चन कुछ आता नहीं, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो 3 नंबर का राजा जो है, मैं ऐसे भी कंटिन्यू कर सकता था 3 नंबर का, पर मैंने जैसे आपको बता दिया 3 नंबर का राजा उसके बारे में क्या है, ग्रैंडसन इसका, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, यहाँ से यहाँ तक रूल है, इस पर क्वेश्चन नहीं आता। 4 नंबर का जो था उसका नाम क्या है, रुद्रसेना 2, ये क्या है, पृथ्वी सेना का बेटा था, और ये इसने प्रभावती गुप्ता से शादी की थी, जो कि चंद्रगुप्ता 2 गुप्ता पीरियड का जो था उसकी बेटी थी। रुद्रसेना डाइड लिविंग बेड इन माइनर सन, मतलब इसका छोटा बच्चा था और ये मर गया ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड इंपीरियल ऑफ गुप्ता ऑफ नॉर्थ इंडिया इज सेड टू हैव कंट्रोल द वाटाकाटास थ्रू दी प्रभावी गुप्ता हु वाज द रिजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ हिज सन। मतलब क्या हो गया, ये जब राजा था ना रुद्रसेना 2, ये मर गया, इसका छोटा बच्चा था, उसकी बीवी थी, इसकी बीवी जो थी ऊपर ये नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया में थे वाटाकाटास, और नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे गुप्ता राज कर रहे थे। अब गुप्ता जो राजा था चंद्रगुप्ता 2, उसकी बेटी, ये जो राजा था रुद्रसेना जो कि वाटाकाटास का राजा था, इसकी बेटी इससे शादी कर ली और ये राजा मर गया। तो ऐसा बोला जाता है कि नॉर्थ इंडिया में जो गुप्ता थी उन्होंने, इसका बेटा था छोटा, ये बेटे के नाम पे बीबी ने सारा राज चलाया इनके कहने पे, ये जैसा बोलते थे वैसे, समझ गए, इनका बोलना ये था यहाँ पे। आगे चलते, आगे कौन, देखो प्रवरा सेना 2 राजा बन गया, इसका और एक नाम है दामोर सेना, रुद्र सेना का छोटा बेटा था ये, और ही बिकेम द किंग आफ्टर हिज एल्डर ब्रदर, जो इसका बड़ा भाई, इसके बाद ये राजा बना, उसका नाम था दिव्याकारा सेना। इसने प्रवरापुरा जो सिटी उसको फाउंड किया था, बस इतना ही इसके बारे में याद रखना है। और इसने आल्सो कंपोज दी सेतुबंधा इन महाराष्ट्री प्रकृति में इसने बनाया था। अब दूसरा ब्रांच जो है उसके कुछ राजा थे, देखो इस पर कोई क्वेश्चन वैसे आता नहीं, ये राजा है ना साले, इनके बारे में कुछ है ही नहीं। प्रवरा सेना का बेटा था, इसने ऑथर था, ये हरि विजय प्रकृति में एक बुक थी, उसका ऑथर था कौन, सर्वसेना। और उसके बाद 7 नंबर, इस पर थोड़ा कुछ क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये 5th जनरेशन डिसेंडेंट था सर्वसेना का। ये पेट्रोनाइज, इसने बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पेट्रोनाइज किया। इसने मेनी बुद्धिस्ट जो थे वहाँ पे विहाराज एंड चैत्य एट अजंता वेर एक्सक्लूडेड अंडर हिज रीज। इसके टाइम पे, हरिसेना के टाइम पे जो अजंता जो केव्स है वहाँ पे अलग अलग विहाराज और चैत्य का इसने एग्जीक्यूट किया। अजंता केव्स जो है वो 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। उसके बाद लेटर केव्स एट अजंता शोज द हाईएस्ट परफेक्शन एंड सोफिस्टिकेशन इन द आर्ट अचीव अंडर द वाटाकाटा किंग हरिसेना। इसके टाइम पे काफ़ी कुछ ऐसा अच्छा काम वहाँ पे किया गया था। बात देखो, ये अजंता ये इसके टाइम पे बनाया गया था, आप गए होंगे अजंता वहाँ पे। तो इस तरीके से हमने जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है उसको देख लिया, इसमें हमने हर्षा एम्पायर, पल्लवा, चालुक्य और वाटाकाटास, ये चारों के चारों को हमने सही से देख लिया। और इसी तरीके से हमने हमारा जो एशियन हिस्ट्री था, एशियन हिस्ट्री के सारे चैप्टर देख लिए और हमारा हिस्ट्री चैप्टर का एशियन हिस्ट्री खत्म कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर से हम मिडिवल को देख लेंगे। समझ गया आप? तो हिस्ट्री के रिवीजन में बस इतना ही। चलो आगे चलते हैं। पॉलिटी में हमें प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, पॉलिटी में हमें प्रीवियस लेक्चर में सेंटर स्टेट रिलेशन जो है इसको देखा था, और जो आज का लेक्चर उसमें हम इंटर स्टेट रिलेशन देखने हैं। जो स्टेट के अलग अलग स्टेट जो है उनके बीच में क्या रिलेशन होते हैं उससे रिलेटेड हमें देखना है, जो आर्टिकल 261 से लेके 263 तक है। समझ गए आप? देखो यहाँ पे हमने ये देखा था कहाँ से, पहला जो यूनिट उसको कंप्लीट किया था, दूसरा यूनिट जो है उसको हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है पहला चैप्टर और फेडरल सिस्टम इसको हमने खत्म किया था, और सेंटर स्टेट रिलेशन जो है इसको भी हमने खत्म किया था। प्रीवियस वाला जो लेक्चर उसमें ये था देखा था, और आज के लेक्चर में हमें ये देखना है इंटर स्टेट रिलेशन। और देखो इससे रिलेटेड इंटर स्टेट जो अलग अलग जो स्टेट है उनके बीच में क्या रिलेशन है, उससे कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, तो उसमें हमें इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसको देखना है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल उसको देखना है,
अलग अलग ये 3-4 जो काउंसिल है ना, ये लेक्चर बहुत बड़ा है पर क्वेश्चन सिर्फ इसी चीज़ से आता है। बाकी जो एक्स्ट्रा कौतुक है उसको हम नहीं देखने वाले, समझ गए। हम रिवीजन देख रहे हैं ना, तो हम जो अलग जो ये चीज़ें काउंसिल वगैरह, इसमें कौन से मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है कि नहीं, उसके चेयरमैन कब होते हैं, कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से ये चीज़ें बनी थी, ये सारी जो बेसिक चीज़ें जिस पे क्वेश्चन आता है वही चीज़ें अभी हमारे रिवीजन में हम देखने वाली पॉलिटी वाले में। तो चलिए एक बार शुरुआत कर लेते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, अब आप समझने की कोशिश करो। आप जिस भी स्टेट में रहते हो ना, उस स्टेट में क्या है, एक स्टेट, एक जैसे यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे दूसरा स्टेट है, तो वो एक उस स्टेट में, आपके जो स्टेट में रिवर होगी ना, वो दूसरे स्टेट में पक्का जाएगी। अगर वो हिमालयन रिवर है या पेनिनसुलर रिवर है, तो ऐसे एक भी हिमालयन रिवर नहीं या एक भी पेनिनसुलर रिवर नहीं जो सिर्फ एक स्टेट में है, वो तो अलग अलग स्टेट से होके जाएंगी। अब मुझे बताओ, कल अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो स्टेट की, जैसे एक स्टेट है और ये वाई स्टेट है, एक स्टेट की जो रिवर है, एक मिनट रुकिए, हाँ एक स्टेट है, ये वाई स्टेट है, ये रिवर इधर से यहाँ जा रही। अब कल ऐसा हो जाता है, यहाँ पे इनको ना डैम बनाना है, डैम बनाने के लिए वहाँ तो पानी स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो ये जो पानी इनको आ रहा है, जैसे इनको जितना पानी आ रहा है, जैसे एग्जांपल मानो 1000 लीटर पानी इस स्टेट से इस स्टेट को आ रहा है डेली, तो इन्होंने अगर डैम बना दिया तो ये पानी को इधर रोक के रखेंगे, इनका 1000 तो फिर 500 हो जाएगा, फिर इनको दिक्कत हो जाएगी, समझ गए। एक चीज़ का दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या, अगर ये जो रिवर मतलब ये जो स्टेट है वो इस पानी को ज़्यादा, मतलब जैसे कि ये पानी यहाँ से आ रहा है फ्लो यहाँ पे, इसको डाइवर्ट कर देता है या कैनल बना देता है, या फार्मर को बोल देता है, खोल देता है, आप अपना पानी फार्मिंग के लिए, इरिगेशन के लिए पानी यूज़ करो, तो इस स्टेट को दिक्कत आ सकती है। तो कल ऐसा भी हो सकता है ना, मतलब अब तक हुआ है ऐसा भी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, संविधान, तब ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, इनको लगा कि कल जाके हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, इसमें कल जाके अलग अलग स्टेट के झगड़े हो सकते हैं। किसके लिए? पानी के लिए। ये जो H2O है, इसके लिए झगड़े हो सकते हैं सबके, पानी के लिए। तो अब पानी के लिए जब झगड़े होंगे तो फिर अलग अलग स्टेट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समझ गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या कर दिया, जब हमारा संविधान चल रहा था, मतलब बन रहा था, जैसे हम आज़ाद हुए थे, तब तो शुरू में झगड़े नहीं थे, पर इनको पता था पक्का आगे चल के झगड़े होने वाले। तो उन्होंने ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल डाल दिया, उसका नाम है आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 क्या बोलता है? वो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो ये जो इंटरस्टेट वाटर है, इसके डिस्प्यूट के लिए ये जो हमारा आर्टिकल 262 है, इसको डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसका ये क्या बोलता है आर्टिकल, ये आर्टिकल ने दो चीज़ें बोली। इन्होंने बोला है, देखो कल कोई भी स्टेट है, उनके बीच में इंटरस्टेट वाटर, मतलब रिवर से रिलेटेड या रिवर वैली से रिलेटेड जो भी वाटर जो है, पानी के यूज़, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल, मतलब पानी को यूज़ कौन करेगा, पानी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा और उसका कंट्रोल कैसा होगा, इस चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है या कंप्लेंट आती, तो उसके लिए लॉ बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, समझ गए। मतलब आर्टिकल 262 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है किस चीज़ के लिए। अगर कल जो अलग अलग रिवर है, रिवर वैलीज है, जो इंटर स्टेट से बहती, अलग अलग स्टेट से बहती, अगर 2-3 स्टेट मिला के मतलब 2-3 स्टेट से एक रिवर जा रही, और अगर कल वो रिवर के पानी को यूज़ करने से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पानी को और कंट्रोल से रिलेटेड, अगर वो जो स्टेट है उनमें सहमति नहीं बनती, उनमें झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है या उनकी कंप्लेंट आती, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बना सकते हैं इस डिस्प्यूट जो है, इससे यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल, इसके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। आगे ये जो आर्टिकल है ना 262, इसमें और एक चीज़ लिखी हुई, कौन सी? वो है कि पार्लियामेंट also provide that neither Supreme Court nor any other court is to exercise jurisdiction in respect of any such a dispute or complaint। मतलब पार्लियामेंट, जैसे सुप्रीम आर्टिकल 262 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है, कानून बना के वो जो अलग अलग डिस्प्यूट होते हैं अलग अलग स्टेट में, इसको रिजॉल्व कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। बट और एक चीज़ उसमें लिखी कि सिर्फ ये पार्लियामेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट या कोई अदर कोर्ट इसमें उंगली नहीं कर सकता, उसके पास वो एक्सरसाइज जुडिक्शन में नहीं आता। ये सिर्फ पावर पार्लियामेंट के अधिपक्ष में आता है, पार्लियामेंट इस पिटीशन दे सकती। समझ गए अभी आप स्टोरी? मतलब हमारे देश में अब तक जो है अलग अलग स्टेट है, संविधान बन रहा था, इनको पता चला अभी तो झगड़ा नहीं, पर आगे चल के झगड़ा हो सकता है। उन्होंने एक आर्टिकल को इंसर्ट कर दिया 262 और उसमें ठोक दिया इन्होंने कि दो चीज़ें हम डाल रहे हैं। पहली चीज़, कल अगर झगड़ा हो जाता है तो पार्लियामेंट लॉ बना के इस पर कानून ला सकती है और उस कानून के हिसाब से इशू को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरी चीज़, इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, पार्लियामेंट जो बोलेगी वही होगा। समझ गए आप? तो अब क्या हुआ, ये तो उन्होंने आर्टिकल डाल दिया। अब शुरू में तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट क्या हुआ, जैसे हमें आज़ादी मिले के 5-6 मतलब 8-10 साल हो गए, वापस स्टेट के बीच में झगड़ा चालू होने लगा कि पानी से लेके। तो फिर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट है उसने क्या कर दिया, उसने 2 एक्ट को पास कर दिया 1956 में। देखो यहाँ पे
मतलब आज़ाद होने के बाद काफ़ी साल बाद तक तो सही चला, तब तक तो किसी स्टेट के बीच में झगड़ा नहीं हुआ, पर बाद में वापस स्टेट ना ज़्यादा मतलब मूड में आ गई, तो दो पार्लियामेंट में क्या कर दिया, दो एक्ट पास कर दिए। एक एक्ट था रिवर बोर्ड एक्ट 1956, दूसरा एक्ट था इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये दो एक्ट थे, अब इन दोनों को हमें पढ़ना है, समझ गए। तो रिवर बोर्ड एक्ट जो था इसमें क्या था 1956, ये किससे रिलेटेड था और इसमें क्या चीज़ थी, तो एक एक देखते हैं। रिवर बोर्ड एक्ट 1956 से ना, इसने क्या करता है, ये पावर एस्टेब्लिशमेंट मतलब रिवर बोर्ड को एस्टेब्लिश करने की पावर प्रोवाइड करता है, समझ गए। मतलब पार्लियामेंट में ये बिल पास कर दिया और उसमें लिखा था कि अकॉर्डिंग टू दिस बिल हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से, मतलब जैसे कि गोदावरी रिवर जा रही है, कहाँ से आ रही, महाराष्ट्र से, कर्नाटका होके, ऐसे तेलंगाना होके, आंध्र प्रदेश होके, और वो जाके बे ऑफ बंगाल। तो गोदावरी रिवर से कौन कौन कंसर्न रखता है, एक तो महाराष्ट्र रखता है, तेलंगाना रखता है, आंध्र प्रदेश रखता है और कर्नाटका रखता है। तो कल जाके एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कल जाके ऐसा भी हो सकता है कि इनको अगर लग रहा है स्टेट को हमारे झगड़े हो सकते हैं, इस जो पानी इसको कैसे रेगुलेट करना है, इसका डेवलपमेंट कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, क्या जो जो अलग अलग चीज़ें, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ करना है, तो ये जो अलग अलग स्टेट है ये क्या कर सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई साहब आप एक काम करो सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पार्टी उसको बोल सकते हैं कि आपने का रिवर बोर्ड बना दो। रिवर बोर्ड मतलब क्या, वो रिवर बोर्ड में ये जो कंसर्न स्टेट है सारे के सारे जिनको दिक्कत होती है उस पानी से रिलेटेड, वो उनका इफेक्ट होता है, मतलब वो पानी को कम ज़्यादा होने से जो भी हो, तो वो स्टेट मिला के एक बोर्ड बन सकता है। जैसे अभी हमने डिसाइड किया ना, जैसे अभी ये 4 स्टेट है, तो ये आके एक रिवर बोर्ड बनेगा, रिवर बोर्ड बनेगा, और इस बोर्ड में सारे स्टेट होंगे। तो कल वो जो रिवर है उसके पानी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो ये बोर्ड उस पर कंट्रोल करेगा। देखो यहाँ पे रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली, समझ गया आप। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया 1956 में एक एक्ट लाया ताकि कल जो स्टेट अलग अलग, कोई स्टेट अपनी मनमानी ना करे, पानी को डाइवर्ट ना करे, कुछ भी ना करे, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होने के लिए हम एक एक्ट ला रहे हैं। तो एक एक्ट लाया गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस एक्ट का नाम पार्लियामेंट में उसका एक्ट था रिवर बोर्ड एक्ट। उसके हिसाब से अलग अलग जो स्टेट है जिनको एक रिवर से वो कंसर्न रखते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट को मिला के एक रिवर बोर्ड बना के दे सकता है, जो कि वो जो रिवर है उस रिवर, इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली, उसके पानी का रेगुलेशन और डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड सारे डिसीजन ले सकता है। समझ गया आप पहला लॉ। अब दूसरा एक्ट आया था, दूसरा एक्ट क्या था, उसका नाम है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। अब पहला तो हमने समझ लिया, अब दूसरा क्या, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। अब मैंने जैसे बताया ना आपको, शुरू में तो बहुत सही चला था हमारा जब आज़ाद हुए, तब बाद में झगड़े होने लगे। अब इन्होंने ये जो पहला एक्ट था कौन सा वाला, ये रिवर बोर्ड वाला, ये तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए, बट अगर उसके बाद भी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है, दो स्टेट है अगर उनके फिर भी झगड़े हुए, उनमें अगर बात नहीं बन रही, फिर उसके लिए ये एक्ट उनके लिए काम का है। कौन सा, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट ने पावर दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्पावर किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेट अप एड हॉक ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स इन द रिलेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर रिवर और रिवर वैली। मतलब ये जो एक्ट है इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी है कि अगर कल 2 स्टेट के बीच में झगड़े हो जाते हैं या 3 स्टेट के बीच में झगड़े हो जाते हैं रिवर वाटर के, रिवर के पानी से रिलेटेड, उसके यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल से रिलेटेड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक एड हॉक ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। एक ट्रिब्यूनल मतलब क्या, जैसे कमेटी होती है उस टाइप का ट्रिब्यूनल होगा। वो ट्रिब्यूनल में एक कोई जैसे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज डाल दिया या हाई कोर्ट का जज डाल दिया और कुछ मेंबर डाल दिए, इनको बोल दिया कि भाई साहब आपके पास टाइम है, आप ना 15 दिन में 1 महीने में इश्यू सॉल्व कर दो और डिसीजन दो कि किस स्टेट को कितना पानी जाएगा, कैसा वैसे, समझ रहे क्या। तो द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग टू द पार्टी ऑफ डिस्प्यूट। तो इस एक्ट में लिखा है कि ये जो ट्रिब्यूनल है, जैसे अगर 2-3 स्टेट का झगड़ा हो रहा है पानी से रिलेटेड, जैसे कल कर्नाटका और महाराष्ट्र का झगड़ा होता है किसी रिवर के पानी से रिलेटेड, तो अगर ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि हमारा झगड़ा हो रहा है, हमें आप एक काम करो हमारा झगड़ा सॉल्व करो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एक ट्रिब्यूनल का गठन करेगा। वो ट्रिब्यूनल में जो डिसीजन आएगा ना वो दोनों पे बाइंडिंग है, फिर नाटक नहीं करना है, फिर ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते ना कहीं जा सकते। देखो यहाँ पे, नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट हैव टू जुरिडिक्शन टू इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर डिस्प्यूट विच इज रेफर टू कहा गया भाई दिस रेफर टू सच ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट। मतलब इनका बोलना है कि ये एक्ट के तहत ये ट्रिब्यूनल को जो पावर दी गई कि 2 स्टेट का इशू सॉल्व करने के लिए, ये ट्रिब्यूनल अपना पूरा रिसर्च करके अपना रिपोर्ट पेश कर सकता है, और ये जो ट्रिब्यूनल जो डिसीजन देगा वो जो कंसर्निंग पार्टीज है, दोनों जो स्टेट या तीनों स्टेट जो भी स्टेट है कंसर्न, इनको बाइंडिंग होगा। इसके खिलाफ फिर इनको ये मानना ही पड़ेगा ये चीज़, ये सुप्रीम कोर्ट या किसके खिलाफ जा नहीं सकते उनके पास, समझ गया। तो इंटरस्टेट वाटर जो है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है उससे रिलेटेड अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट 2 एक्ट आए थे, वो आर्टिकल 262 में ये पावर दी गई है, उसके हिसाब से 2 एक्ट आए थे। पहला था रिवर बोर्ड एक्ट, जिसमें अलग अलग जो स्टेट कंसर्न है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट इनको एक बोर्ड बना के दे सकता है। और दूसरी चीज़ है
वो आई थी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इसमें इंटरस्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई इस एक्ट के तहत कि वो एक एड हॉक ट्रिब्यूनल का गठन कर सकते हैं दो स्टेट में अगर वाटर के लिए झगड़ा होता है तो। और वो जो ट्रिब्यूनल है उसका जो डिसीजन आएगा वो जो सारे स्टेट कंसर्न पार्टीज़ हैं उस इशू में इन्वॉल्व, उस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व, उनको वो चीज़ माननी पड़ेगी। वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं पे नहीं जा सकती। समझ गए आप? तो इस तरह से हमने देखो ये वाला जो डिस्प्यूट रिलेटेड वाटर से ये टॉपिक देख लिया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और वहाँ पे जब डिबेट चल रही थी तो काफ़ी जो अलग अलग पार्टी के जो लीडर थे ना उन्होंने ना एक सवाल उठाया था कि कल ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग स्टेट ना उनमें झगड़े हो सकते हैं। जैसे डिफरेंट स्टेट है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कल ऐसा भी हो सकता है जो बॉर्डर के जो स्टेट्स है इनमें कल झगड़े हो सकते हैं। जैसे हमने पानी का देख लिया, पानी का तो इशू सॉल्व हो गया, बट बाकी भी डिस्प्यूट हो सकते हैं। अलग जो डिस्प्यूट है दूसरे वो भी अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? या कोई ऐसा डिस्प्यूट है इंटर स्टेट, मतलब अलग अलग स्टेट से रिलेटेड, या अलग अलग स्टेट में झगड़े नहीं पर स्टेट से रिलेटेड एक इशू है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सॉल्व करना है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? समझ गए? तो इसके लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल को डाल दिया, वो था आर्टिकल 263। अब आर्टिकल 263 में क्या लिखा है? एक चीज़ लिखी है कि पार्लियामेंट जब चाहे तब इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकती फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अलग अलग जो स्टेट्स हैं इनमें कोऑर्डिनेशन के लिए ये लोग साथ काम करें, इसके लिए इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होने की ज़रूरत है। तो उसके लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो इस चीज़ के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 को डाला गया था जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है कि इस कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करने के लिए आप जब चाहे तब इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकते हैं। अब ये इंटर स्टेट काउंसिल क्या है वो हमें देखना है। समझ गया आप? और ये जो काउंसिल है ना, मैंने आपको पार्लियामेंट बोला ना, पार्लियामेंट नहीं प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। प्रेसिडेंट कैन एस्टेब्लिश सच अ काउंसिल इफ एट एनी टाइम इट अपेयर्स टू हिम दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व बाय एस्टेब्लिशमेंट। मतलब अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कल जनहित में ये काउंसिल का गठन करना ज़रूरी है, तो किसी भी अगर प्रेसिडेंट के सामने कोई भी टॉपिक आता है, कोई भी इशू ऐसा आता है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा आता है जिसको सॉल्व करने के लिए काउंसिल का गठन करना ज़रूरी, तो प्रेसिडेंट जनहित में ये डिसीजन ले सकते हैं। समझ गए? और प्रेसिडेंट के पास और एक पावर है, ही कैन डिफाइन द नेचर ऑफ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय सच ए काउंसिल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर। मतलब ये काउंसिल कैसे होगी, इसकी ड्यूटीज़ क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगी, ये सारे जो पावर है ना ये प्रेसिडेंट के पास है, ये डिफाइन कर सकते हैं ये सारी ड्यूटीज़ वगैरह सारी चीज़ें। समझ गए आप? वापस बताता हूँ, हमारे देश में अलग अलग जो स्टेट है इन्होंने साथ में मिलकर काम करना चाहिए, इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किसी स्टेट में झगड़ा ना होना चाहिए। इसकी वजह से एक स्टेट दो स्टेट इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए या अलग अलग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में करे इन्होंने आर्टिकल एक डाल दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो था आर्टिकल 263। इस आर्टिकल में इन्होंने लिख दिया कि हमारे देश में इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जा सकता है कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग स्टेट या सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को जब लगता है कि जनहित में किसी भी एक इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करना ज़रूरी है तो वो इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकते हैं। और वो जो काउंसिल बनाएंगे, गठन करेंगे, उसकी जो पावर से, उसका नेचर से, ड्यूटीज़ है और प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें वो खुद डिफाइन करेंगे। समझ गए आप? तो चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवन थ्रू द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिफाइन द ड्यूटीज़ ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। ये तो हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सारी ड्यूटीज, मतलब इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसकी ड्यूटी सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। और कैसे जो कुछ स्पेसिफाइज ड्यूटीज़ है वो कैसे अरेंज कर सकते हैं नीचे दिए हुए टॉपिक के हिसाब से। मतलब देखो यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी है। मतलब आर्टिकल 263 ने इसमें तो ऊपर बोल दिया कि प्रेसिडेंट काउंसिल का गठन कर सकता है, और अंदर क्लॉज डाले ABC, मतलब उसमें लिखा है उन्होंने क्या क्या कर सकते हैं। देखो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन द डिस्प्यूट विच में अराइज बिटवीन द स्टेट। क्या कर सकते हैं? अलग अलग जैसे काउंसिल का गठन कर दिया और उनको बोल दिया कि अलग अलग जो स्टेट है ना इसमें जो डिस्प्यूट है आप इसको इंक्वायरी करो। समझ रहे कि डिस्प्यूट क्या क्या है। दूसरी चीज़, इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कसिंग द सब्जेक्ट इन विच स्टेट्स और सेंटर एंड स्टेट्स हैव कॉमन इंटरेस्ट। ये गठन कर सकते हैं काउंसिल का और उनको बोल सकते हैं आप एक काम करो, इन्वेस्टिगेट करो और डिस्कस करो कि अलग अलग जो मतलब कोई सब्जेक्ट है इसमें अलग अलग स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इनका इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट है। मतलब जैसे कोई एक चीज़ है GST टैक्स है, तो ये तो एग्जाम्पल है नॉन टेक्निकल पर बताता हूँ मैं। जैसे अगर कल गवर्नमेंट को लगता है, मतलब प्रेसिडेंट को लगता है कोई ऐसे टैक्स से रिलेटेड कोई चीज़ जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सबको फायदा है, तो काउंसिल का गठन कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं आप इस चीज़ के लिए इंक्वायरी करो और सबके साथ डिस्कस करो। तीसरी चीज़, तीसरा पावर क्या है? मेकिंग अ रिकमेंडेशन। ये जो काउंसिल है प्रेसिडेंट रिकमेंड, मतलब उनको बोल सकते हैं काउंसिल गठन करके कि आप रिकमेंड करो एंड अपॉन एनी सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलरली फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन पॉलिसी
ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन। मतलब प्रेसिडेंट काउंसिल का गठन कर सकते हैं और उस काउंसिल को पूछ सकते हैं कि आप रिकमेंडेशन दो किसी भी सब्जेक्ट पे जिससे अलग अलग स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनमें बेटर कोऑर्डिनेशन हो सकते हैं। तो ये जो 3 ड्यूटीज़ है ना, इसको परफॉर्म करने के लिए प्रेसिडेंट काउंसिल का गठन कर सकते हैं। ये जो काउंसिल है, अगर इस काउंसिल का गठन किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा किसी लीगल चीज़ के लिए या नॉन लीगल चीज़ के लिए, एंड ये काउंसिल जब अपना डिसीजन देती तो वो जो डिसीजन होगा वो एडवाइजरी होगा, ये बाइंडिंग नहीं होगा। समझ गए? जैसे कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जो डिसीजंस होते हैं, इनके जो वर्डिक होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इंटर वाटर डिस्प्यूट है, उसमें जो 2 एक्ट थे, जिसमें इंटर वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो था, इसके बीच में जो वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो एडहॉक ट्रिब्यूनल का सेंट्रल गवर्नमेंट गठन करती, वो एडहॉक ट्रिब्यूनल अगर कोई डिसीजन देता है तो वो भी क्या होगा, बाइंडिंग होगा। बट इंटर स्टेट काउंसिल का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग नहीं होगा किसी भी स्टेट पे या सेंट्रल गवर्नमेंट पे। समझ गए आप? और यहाँ पे देखो इस पिक्चर में ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है, ये आर्टिकल 263 में इसकी पावर दी गई प्रेसिडेंट को कि वो इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकते हैं और ये जो 3 फंक्शंस हैं अभी हमने देखे थोड़ी देर पहले, इसको कंडक्ट करवा सकते हैं। समझ गए? देखो अब तक आर्टिकल 263 को यूज़ करके जो अलग अलग इंटर स्टेट काउंसिल बनी थी ना कोऑर्डिनेशन के लिए, विभिन्न स्टेट सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो इंटर स्टेट काउंसिल बनी थी वो अलग अलग मुद्दों पे बनी थी और वो टेम्पररी होती थी, एक बनी दूसरी बनी, ऐसा मतलब हमने देखा ना अभी 3-4 बनी थी। बट ये जो सरकार का कमीशन था ना, इन्होंने ऐसा रिकमेंड किया था कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए। मतलब एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाए कोऑर्डिनेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट के लिए। समझ गए? और इसकी टाइम टू टाइम मीटिंग होगी और हर साल ये चर्चा करेंगे अलग अलग इशू पे। तो एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल का सुझाव दिया गया था। तो ये जो सुझाव है इसको माना गया था, समझ के बाद में तो एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था। और इसने और एक चीज़ बोली थी, वो ये थी कि जैसे कि अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग स्टेट के बीच में जो काउंसिल बनाई जाती है, इसको ये जो परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल है इससे अलग रखने के लिए जो अदर बॉडीज़ है या अदर इंटर स्टेट काउंसिल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको आप एक काम करो, इसको इंटर गवर्नमेंट काउंसिल बोलो। समझ गए? तो एक तो परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए जिसमें इसका गठन होने के बाद इसमें हम डिसाइड करेंगे ये लोग इसमें होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे, कौन होंगे, और इस साल में एक बार मिलेंगे, ये चर्चा करेंगे। और जब भी इंटर स्टेट काउंसिल मतलब जब भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट से इनको कोऑर्डिनेट करके कोई काम करना है तो ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है परमानेंट वाली, इसका हम एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी इसको बाद में 1990 में क्या हुआ था, जनता दल की गवर्नमेंट बनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट में और वीपी सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये जो वीपी सिंह है इन्होंने सरकार या कमीशन की जो ये रिकमेंडेशन थी कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल को गठित किया जाए, इन्होंने ये रिकमेंडेशन मानी और 1990 में एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया। अब जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था तो इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, देखो इस पे क्वेश्चन आता है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसके मेंबर कौन होंगे या अलग अलग जो चीज़ें इस पे आता है हमें यूपीएससी में क्वेश्चन, यूपीएससी के एग्जाम में। देखो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे, इंटर स्टेट जो काउंसिल होगी परमानेंट जो हर साल मिलेगी और 1990 में ये बनी थी, जो इसके चेयरमैन है वो होंगे प्राइम मिनिस्टर। सारे जो चीफ मिनिस्टर है सारे स्टेट के ये भी इसके मेंबर होंगे। अब कुछ यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी जिसके पास ना विधानसभा है अपनी असेंबली जहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है, ये भी इसके मेंबर होंगे। और कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसके पास चीफ मिनिस्टर नहीं पर वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होता, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो ऐसे यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर ये भी ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसके मेंबर होंगे। बाद में ऐसा स्टेट जहाँ पे स्टेट में कोई गवर्नमेंट नहीं, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है, राष्ट्रपति लागवट लगी हुई है, वहाँ के गवर्नर्स और 6 कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर एंड नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब होम मिनिस्टर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के मिनिस्टर और बाकी 5 अदर मेंबर जो प्राइम मिनिस्टर उनको नॉमिनेट करेंगे, ऐसे 6 मेंबर। ऐसे टोटल देखो प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरमैन रहेगा, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर। ऐसे यूनियन टेरिटरी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं जो पौंडीचेरी और अभी फिलहाल पौंडीचेरी और दिल्ली था, अब और एक ऐड होगा जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर है इसको जो 2 स्टेट में बाइफर्केट कर दिया है, तो 2 यूटी में, एक यूटी जम्मू कश्मीर और दूसरी यूटी लद्दाख। तो लद्दाख में एडमिनिस्ट्रेटर होगा और जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर होगा, वहाँ पे असेंबली होगी। तो वो चीफ मिनिस्टर्स जैसे ऐसे यूनियन टेरिटरी के जहाँ पे असेंबली जहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, और ऐसे यूनियन टेरिटरी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं, जहाँ पे असेंबली नहीं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसा स्टेट जहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है उस स्टेट का गवर्नर और 6 कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर। ऐसे इतने लोग इस यूनियन ये जो हमारी इंटर स्टेट काउंसिल इसके मेंबर होंगे। और इसके बावजूद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है
5 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक एंड और मिनिस्टर ऑफ स्टेट नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर इनको नॉमिनेट करेगा, ये आएंगे होम मिनिस्टर और ये बाकी 5। द काउंसिल इज रिकमेंडेटरी बॉडी ऑन इशू रिलेटिंग इंटरस्टेट सेंट्रल स्टेट एंड यूनियन सेंट्रल एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब इंटरस्टेट अलग अलग विभिन्न स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उससे रिलेटेड कोई मैटर मसला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई स्टेट को उसके रिलेटेड जो मसला है वो, और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी उसके बीच में अगर कोई मसला है वो, उस चीज़ पे ये जो काउंसिल है ये हर साल मिलेगी और ये उस पर ये अपना रिकमेंडेशन देगी। और ये रिकमेंडेशनरी बॉडी मतलब इसका जो डिसीजन है ये बाइंडिंग नहीं किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को। समझ गए आप? तो इस तरह से 1990 में हमारे यहाँ पे एक इंटरस्टेट काउंसिल का गठन हुआ था। उस पर क्वेश्चन आता है ये मेंबर कौन से, तो ये उस पर इतने मेंबर होते हैं। इसके एक स्टैंडिंग कमेटी भी, समझ गए, इंटरस्टेट काउंसिल की एक स्टैंडिंग कमेटी है। और वो जो स्टैंडिंग कमेटी वो कब बनी थी? ये 1996 में बनी थी। फॉर किसके लिए? सेट फॉर कंटिन्यूस कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैटर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल। तो काउंसिल में जो मैटर आते हैं उसके लिए, उसकी प्रोसेसिंग और उसकी कंसल्टेशन के लिए ये जो स्टैंडिंग कमेटी इसका गठन किया गया था। इसमें कितने लोग होते हैं? इसके जो चेयरमैन होते हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, वो हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो होते हैं। 5 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं यूनियन रैंक के और 9 चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो 9 चीफ मिनिस्टर, 5 कैबिनेट मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, ये सब मिला के ये जो इंटरस्टेट काउंसिल में जो मैटर आते हैं उससे रिलेटेड जो कंसल्टेशन और प्रोसेसिंग है इसको ये स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस करते हैं। ये जो कंसिस्ट है, ये जो काउंसिल है ये असिस्ट की जाती है बाय सेक्रेटरीट। तो इंटरस्टेट काउंसिल का जो सेक्रेटरीट है ये जो काउंसिल है इसको असिस्ट करता है। सेक्रेटरीट ये 1991 में इंटरस्टेट काउंसिल का सेक्रेटरीट को फॉर्म किया गया था और एक सेक्रेटरी होता है वो उसको हेड करता है। और 2011 में ये जो सेक्रेटरीट है इसको जोनल काउंसिल जो हमें आगे पढ़नी इसका भी सेक्रेटरीट मतलब यही है, इसको भी ये शेयर करता है। समझ गए आप? मतलब आर्टिकल 263 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंटरस्टेट काउंसिल का गठन कर सकता है। तो इन्होंने टेम्पररी काफ़ी इंटरस्टेट काउंसिल का गठन किया, पर बाद में जो सरकारी कमीशन था उस सरकारी कमीशन ने रिकमेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल का गठन कर दीजिए और बाकी जो रेगुलर जो आपकी गवर्नमेंट इंटरस्टेट काउंसिल चलती रहेंगी, मतलब काउंसिल चलती बनती रहेंगी, इसको आप इंटर गवर्नमेंट काउंसिल का नाम दीजिए। तो इस हिसाब से वीपी सिंह ने जनता गवर्नमेंट का जो सरकार आई थी उसमें 1990 में इन्होंने 1990 में इंटरस्टेट काउंसिल का गठन किया था परमानेंट। उसमें प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन है, जो सारे स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर उसके मेंबर है। ऐसे यूनियन टेरिटरी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, जहाँ पे असेंबली है वो चीफ मिनिस्टर उसके मेंबर है। ऐसे यूनियन टेरिटरी जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर वो भी उसके मेंबर है। जो स्टेट गवर्नमेंट से जहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है वहाँ के जो गवर्नर है वो भी उसके मेंबर, मतलब वो भी उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। और होम मिनिस्टर और 5 सेंट्रल मिनिस्टर है जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है, ये भी इस जो इंटरस्टेट काउंसिल है इसके मेंबर होते हैं, इसका हिस्सा होते हैं। तो ये जो इंटरस्टेट काउंसिल है ये अलग अलग स्टेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने का काम करती है। ये साल में 3 बार मिलती है। समझ गए? अब ये जो इंटरस्टेट काउंसिल है इसको असिस्ट करने के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी का भी गठन किया गया है जिसके चेंबर में होम मिनिस्टर होते हैं, 5 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उसमें और 9 चीफ मिनिस्टर होते हैं। इनका काम क्या है? ये जो इंटरस्टेट काउंसिल है इसमें जो मैटर आते हैं उसका कंसल्टेशन करना, उसमें प्रोसीडिंग करना। समझ गए? ये 1996 में इसको गठन किया गया था। और इस जो इंटरस्टेट काउंसिल जो बनी थी 1990 में इसके लिए एक सेक्रेटरीट का भी व्यवस्था की गई थी। सेक्रेटरीट भी बनाया गया था 1991 में, उसको बोला जाता है इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट। अब ये जो सेक्रेटरीट है ये इंटरस्टेट स्टैंडिंग कमेटी इसको यूज़ करती है और जो जोनल काउंसिल है इसका भी सेक्रेटरीट 2011 में यही सेक्रेटरीट जो इंटरस्टेट काउंसिल का वो भी इसी को यूज़ करते हैं। समझ गए? तो इस तरह से हमने हमारा जो तीसरा टॉपिक था कौन सा वाला, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट, और उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी इंटरस्टेट काउंसिल। तो इस तरह से हमने 3 टॉपिक को खत्म कर दिए थे। अब चौथा टॉपिक देखते हैं, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। हमारे देश को 5 जोन में डिवाइड करके एक जोनल काउंसिल बनाई गई थी और वो जो जोनल काउंसिल है वो क्या थी? वो स्टैट्यूटरी बॉडी थी क्योंकि वो एक पार्लियामेंट के एक्ट से बनी थी। समझ गए आप? तो इस हिसाब से हमारे देश को 5 जोन में डिवाइड कर दिया था, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न। और जब ये जोनल काउंसिल जब बन रही थी, मतलब ये जो 5 जोन को मतलब जब सेलेक्ट कर रहे थे कि जोन को डिवाइड कर रहे थे, किसी भी अलग अलग स्टेट को अलग अलग जोन में डाल रहे थे, तब ना सेवरल फैक्टर्स को डिसाइड किया गया, देखा गया था, अलग अलग फैक्टर्स को देखा गया था। जैसे कि कोई स्टेट है उसका रिवर सिस्टम कैसा है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, वहाँ पे कल्चर एंड लिंग्विस्टिक एफिशिएंसी कैसी है, रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए अलग अलग जोन बने थे। और ऐसे 5 जोन बने हुए हैं और 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत इसका गठन हुआ गया था। समझ गए आप? आगे चलते
ये देखिए ये 5 जोन में हमारा देश बट चुका है, नदन सदन, और कौन से जोन में कौन से स्टेट आते हैं ये आप देख सकते हो। देखो ये डायग्राम इसमें भी अच्छे से दिया हुआ है। जोनल काउंसिल का गठन तो हमने कर दिया, पर जैसे इंटर स्टेट काउंसिल है उसमें अलग अलग मेंबर थे, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन थे, अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर उसके मेंबर्स थे। वैसे ये जो जोनल काउंसिल है, ये भी तो मिलती होगी साल में, ये भी डिस्कस करते होंगे ना। जैसे अभी वेस्टर्न जोनल काउंसिल है उसमें ये जो महाराष्ट्र गुजरात ये स्टेट मिलते होंगे, ये अपने जोन के बारे में डिस्कस करते होंगे कि कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, काम कैसे करना है। फिर इसके चेयरमैन कौन होंगे या इसके मेंबर्स कौन होंगे। तो देखो जो पार्लियामेंट में जो एक्ट आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसमें ये सारी चीज़ें लिखी थी। जो जोनल काउंसिल होगी ना उसकी जो मीटिंग होगी, देखो होम मिनिस्टर उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे होम मिनिस्टर है वो जोनल काउंसिल की सारे जो जोन से ना उसके जो काउंसिल है उसके चेयरमैन होंगे, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद सारे जो चीफ मिनिस्टर है वो उसके मेंबर होंगे, 2 और मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट वो भी उसके मेंबर होंगे, एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी ऑफ दैट जोन। मतलब जब जोनल काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें होम मिनिस्टर ने होना ही होना है, क्योंकि वो उस मीटिंग को चेयर करेंगे, वो चेयरमैन होंगे। दूसरी चीज़, वो जो जोन है उसमें सारे जो चीफ मिनिस्टर आते हैं उस स्टेट के वो भी उसके मेंबर होंगे। उसके बावजूद वो जो स्टेट से जो उस जोन में आते हैं उसके चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विथ वो जो स्टेट उसके दो स्टेट मिनिस्टर वो भी होंगे, सारे स्टेट के 2 मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। और उस जोन में अगर कोई यूनियन टेरिटरी आती तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे मिलके इनकी मीटिंग होगी। समझ गए ना आप। अलग अलग जो 5 जोन है, 5 जोन की जब मीटिंग होगी, हर एक जोन की मिनिस्टर में अलग अलग मीटिंग होगी ना, तो होम मिनिस्टर होने हर एक मीटिंग में। जैसे अभी ईस्टर्न जोन की मीटिंग है उसमें होम मिनिस्टर चेयर करेंगे। ईस्टर्न में जितने भी स्टेट आते हैं ईस्टर्न के, वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे, 2 मिनिस्टर होंगे स्टेट गवर्नमेंट के और यूनियन टेरिटरी होगी। वैसे जैसे आज इस हफ्ते उधर थी ईस्टर्न जोनल की मीटिंग, अब कल वेस्टर्न की, तो वापस होम मिनिस्टर इधर आ रहे हैं। समझ गए आप। तो होम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं और ये बाकी लोग मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर और ये मेंबर्स। देखो और उसके बावजूद और भी कुछ लोग होते हैं जोनल काउंसिल में। वो कौन होते हैं? देखो फॉलोइंग पर्सन्स, कौन से पर्सन कैन बी एसोसिएटेड विद द जोनल काउंसिल एज एडवाइजर। जोनल काउंसिल में वो एडवाइस कर सकते हैं विदाउट राइट टू वोट, मतलब उसमें उनको वोटिंग की पावर नहीं है, बस एडवाइस कर सकते हैं। कौन से लोग? पर्सन नॉमिनेटेड बाय नीति आयोग। अब ये जो नीति आयोग है ना, ये थिंक टैंक है हमारे देश का, इसको बाद में हमें देखना है। ये जो पर्सन को नॉमिनेट करेगा वो मेंबर भी इसमें होगा। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट, जो सारे स्टेट ना इसके जो चीफ सेक्रेटरी होंगे ये भी इसके मेंबर होंगे, ये भी आके वहाँ पे मीटिंग अटेंड कर सकती है। मेंबर मतलब एडवाइजर होंगे, मेंबर नहीं होंगे। और डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट, सारे जो स्टेट कंसर्न है ना वो जोन के, उसमें चीफ मिनिस्टर होंगे, 2 मिनिस्टर होंगे और होम मिनिस्टर होंगे, ये उस जोन के लोग होंगे। उसके बावजूद नीति आयोग ने जो पर्सन को अपॉइंट किया है वो भी होगा। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी होगा वो भी होगा। उसके बाद जो स्टेट है उसमें जो डेवलपमेंट कमिश्नर है वो भी होगा। इतने लोग आके इस मीटिंग को अटेंड करेंगे जोनल काउंसिल के। ऐसे 5 जोन में अलग अलग 5 मीटिंग होगी। अब देखो इससे रिलेटेड ये चीज़ें लिखी है यहाँ पे। होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ 5 जोनल काउंसिल। तो ये जो 5 जोनल काउंसिल है ना, इसके जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? हमारे होम मिनिस्टर। जैसे फिलहाल अभी अमित शाह है, तो अमित शाह जी कॉमन चेयरमैन होंगे सारे जोनल काउंसिल के। ईच चीफ मिनिस्टर एक्ट एज वाइस चेयरमैन ऑफ काउंसिल बाय रोटेशन होल्डिंग द पीरियड ऑफ द 1 ईयर एट अ टाइम। मतलब जैसे अब वेस्टर्न जोन है, वेस्टर्न जोन में मीटिंग है तो चेयरमैन कौन होगा? होम मिनिस्टर। और वाइस चेयरमैन कौन होगा? तो क्या करेंगे, जैसे वेस्टर्न अगर जोन है उसमें अगर 5 स्टेट आते तो ये रोटेशन से डिसाइड करेंगे कि इस साल ना महाराष्ट्र को होगा, उस साल गुजरात को होगा, इस साल समझ रहेगा। तो चीफ मिनिस्टर उसके वाइस चेयरमैन होंगे रोटेशन के हिसाब से। और अगर कोई स्टेट है उसमें अगर 5 से ज़्यादा, जैसे कि अब गवर्नमेंट तो 5 साल की बनती, बट अगर कोई स्टेट है उसमें अगर 7-8 कोई जोन है 7-8 स्टेट आते हैं तो कोई नहीं, गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए तो जोनल काउंसिल वही रहेगी। तो रोटेशन के बाद जैसे आज कोई 8 स्टेट है तो आज इस साल जो वाइस चेयरमैन बना है जो चीफ मिनिस्टर, वो स्टेट की बारी पूरे 8 साल के बाद आएगी। समझ गया ना, ऐसे चलेगा। अब जोनल काउंसिल जो है उसका एम क्या है, मेन लक्ष्य क्या है? प्रमोट द कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट इनके बीच में कोऑपरेशन को एंड कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना, ये जोनल काउंसिल का काम है। डिस्कस एंड द मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द मैटर्स लाइक इकोनॉमिकल, सोशल प्लानिंग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट। ये जो सारे विभिन्न टाइप के जो टॉपिक्स है ना, इस पर रिकमेंडेशन देना, इसको डिस्कस करना। दे ओनली डिलिबरेट एंड एडवाइजरी बॉडीज़, मतलब ये जो अलग अलग जोनल काउंसिल ना, ये सिर्फ डिलिबरेटिव और एडवाइजरी काउंसिल है, मतलब बॉडीज़ है, मतलब इनका जो डिसीजन है वो बाइंडिंग नहीं। अब तक हमने 2 टाइप की काउंसिल देखी। जो पहले थी वो कौन सी थी? इंटरस्टेट काउंसिल। और उसके बाद जो दूसरी थी अभी जो हमने देखी वो कौन सी थी? जोनल काउंसिल। इसके बावजूद और एक काउंसिल है
जो इंटर स्टेट जो है इसके रिलेशन से रिलेटेड है वो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं एक बार। देखो, इन एडिशन टू जोनल काउंसिल, मतलब जोनल काउंसिल तो है, मतलब एक तो पूरे देश की एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल है जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर वगैरह वो हमने देख लिया, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं, तो उसमें कोऑपरेशन होता है इंटरस्टेट का, सारे के सारे स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोऑपरेशन होता है। उसके बाद हमने देश को 5 जोन में बांट दिया और हर एक जोन की एक काउंसिल होती है, उसमें चीफ मिनिस्टर उसके वाइस चेयरमैन होते हैं और कॉमन होते हैं चेयरमैन कौन, होम मिनिस्टर। उसके बावजूद और एक काउंसिल का गठन किया गया है जो कि एक पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई गई थी। जो एक्ट था उसका नाम था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। इस एक्ट के तहत एक काउंसिल का गठन किया गया था, उसका काउंसिल का नाम है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। समझ गए, ये जोनल काउंसिल नहीं है, ये अलग से, जोनल काउंसिल के बावजूद ये अलग से नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इसको 1971 के एक्ट में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। इसके मेंबर कौन से इस पे आता है क्वेश्चन। इसके मेंबर देखो यहाँ पे आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा। समझ गए कितने है, ये 4 और ये 4। नॉर्थ ईस्ट के जो 7 मेंबर है वो और प्लस सिक्किम, ऐसे मिला के ये 8 मेंबर है। 8 मेंबर है किसके, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की। अब इसके जो फंक्शन है ना वो सेम है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट फंक्शंस आर सिमिलर टू दोज द जोनल काउंसिल बट फ्यू एडिशन। उसी की तरह है बस थोड़े अलग है। क्या, इट हैज़ फॉर्मुलेट द यूनाइटेड एंड कोऑर्डिनेटेड रीजनल प्लान कवरिंग द मैटर ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस। मतलब हमने जो देखा था ना पहले, इससे पहले वो कितने काउंसिल थे, 5 काउंसिल्स थे, जोनल 5 जोनल काउंसिल्स थे, समझ रहे आप। अब उसमें क्या होता था, देखो यहाँ पे ये 5 के 5 जो है वो होता था नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल। तो ये नॉर्थ ईस्ट जो है ना वो छूट जाता था उसमें। समझ गए आप, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट छूट जाता था पहले, मतलब ये छोड़ो, ये 5 है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट को अलग से इन्होंने काउंसिल बनी थी 1971 में। समझ, इसमें ना ये इधर के 7 स्टेट होते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट को 7 सिस्टर बोला जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट, और ये छोटा जो है ना ये सिक्किम, ये ऐसे 8 जो स्टेट है ना, ये 8 स्टेट इसके मेंबर है, किसके, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। इसका काम जोनल काउंसिल की तरह है, बस थोड़ा रीजनल प्लान वगैरह बनाना पड़ता है और टाइम टू टाइम इसको मेजर लेने पड़ते हैं मेंबर स्टेट को, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर ये मेंटेन करने के लिए। समझ गए, इससे रिलेटेड और थोड़ी चीज़ें इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, ये 2002 में ना वो जो एक्ट आया था ना जिसके तहत इसको बनाया गया था, इसको अमेंड किया गया था इस एक्ट को, और इसमें मैंडेट किया गया था ये जो फंक्शन है ना रीजनल, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है इसको ऐसा मैंडेट दिया गया था कि ये रीजनल प्लानिंग बॉडी फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एंड व्हाइल फॉर्मेटिंग अ रीजनल प्लान फॉर दिस एरिया shall give priority to scheme and projects benefiting 2 or more states provided in the case of Sikkim the council shall formulate specific project and scheme for the state। इसका मतलब क्या है कि वो जो एक्ट आया था जिसके तहत इस बॉडी को बनाया गया था, उस एक्ट में इस बॉडी को मैंडेट किया गया था कि ये जो बॉडी 2002 में ऐसे मैंडेट दिया गया था कि अब से 2002 से ये जो बॉडी ना ये एज अ रीजनल प्लानिंग बॉडी बनेगी, किसके लिए, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के लिए। और ये क्या करेगी, ये जब भी अपना रीजनल प्लान फॉर्मेट करेगी ना, ये इस चीज़ को प्रायोरिटी देगी कि 2 और ज़्यादा स्टेट को फ़ायदा पहुँचे ऐसे स्कीम और प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाए। समझ गए, और जो इन केस ऑफ सिक्किम के केस में इनको अलग से स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट एंड स्कीम को इनको चलाना है। समझ गए, यूनियन कैबिनेट, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन कैबिनेट, उसमें 2008 में और एक अप्रूवल दे दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये जो डोनर है ना, ये मिनिस्ट्री हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये फॉर नॉमिनेशन ऑफ द यूनियन, इन्होंने क्या कर दिया, ये जो मिनिस्ट्री ना इसने क्या कर दिया 2018 में, इसने एक नॉमिनेशन कर दिया कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ना, समझ गए, इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन रहेगा, परमानेंट होम मिनिस्टर रहेगा। ये मिनिस्टर ने इसको नॉमिनेट किया था, और कैबिनेट ने इसको पास कर दिया। और ऑल्सो एक चीज़ और कैबिनेट ने पास कर दी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब जो मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट चार्ज का मिनिस्टर होता है, द मिनिस्टर ऑफ डोनर वुड बी सर्व एज द वाइस चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। मतलब मिनिस्टर ऑफ डोनर का जो इंडिपेंडेंट चार्ज का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो इस काउंसिल का क्या रहेगा, वाइस चेयरमैन रहेगा, और हमारे होम मिनिस्टर वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन रहेगी। समझ गया। इस तरह से हमने आज का जो पॉलिटिकल रिवीजन का जो हमारा टॉपिक था, जो सेंटर स्टेट रिलेशन के बाद जो था इंटर स्टेट रिलेशन, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमने देख ली। तो आज के रिवीजन लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंजॉय।